तो भाई लोग, ये कहानी है एक ऐसे असैसिन की जो कि सबसे खतरनाक है, लेकिन वो हमारी तरह नल्ला है क्योंकि अपने काम के चलते उसे कभी भी कोई गर्लफ्रेंड बनाने का मौका ही नहीं मिलता। तो वो एक ब्रेक लेकर गर्लफ्रेंड बनाने के बारे में सोचता है। तभी उसकी जिंदगी में आती है एक ऐसी लड़की जो कि पूरी उसकी जिंदगी बदल देती है। लेकिन एंड में उसे उस लड़की के बारे में कुछ ऐसा पता चलता है जो कि भाई आपके भी रोंगटे खड़े कर देगा। तो अगर आपको जानना है कि आखिर में क्या हुआ, तो भाई लोग इस एनिमे को लास्ट तक देखिएगा। हाइप का बटन दबाना मत भूलिएगा जिससे कि मुझे और मोटिवेट मिले। तो चलिए कहानी का शुभारंभ करते हैं। तो भाई लोग, कहानी की शुरुआत में हम एक टकले बंदे को देखते हैं जो कि अपने हाथों में 16 की 16 सिगरेट लेकर पी रहा था और वो सभी से कहता है कि हमारा धंधा बहुत गंदा है, लेकिन कुछ भी कहो आज तक हम पकड़े नहीं गए। इसी बात पर एक ड्रिंक तो बनती है और ये कहकर वो बारटेंडर से एक अच्छी ड्रिंक बनाने के लिए कहता है। यहाँ पर बारटेंडर एक बढ़िया सी ड्रिंक बनाता है और बॉस को पीने के लिए देता है। बॉस जैसे ही उस ड्रिंक को पीते हैं तो भाई अचानक से थोड़ी देर में उनके मुंह से खून निकलने लगता है, उनकी आंखों में से खून निकलने लगता है और वो वहीं पर दम तोड़ देते हैं। ये देखकर सभी लोग हैरान थे और जितने भी वहाँ पर गार्ड थे वहाँ पर बैठे हुए सभी लोगों को पकड़ने लग जाते हैं कि आखिर इन्हें किसने मारा। लेकिन इसी का फायदा उठाकर वहाँ से बारटेंडर चुपके से निकल जाता है और हमें पता चलता है कि इस टकलू बॉस को मारने वाला और कोई नहीं, हमारा मेन कैरेक्टर हाकारू है, जो कि भाई एक फाइनेस्ट असैसिन है और आज तक उसने इतने लोगों को मारा है कि उसे खुद भी याद नहीं। यहाँ रास्ते में हिकारू एक लड़की को किस करते हुए देखता है और इसी चक्कर में वो एक पोल से टकरा जाता है। इससे हमें ये पता चलता है कि हमारे बंदे की जिंदगी में कभी ये वाला चैप्टर आया ही नहीं और इसी चीज को दिल में दबाकर हमारा बंदा घर पहुंचता है, जहाँ पर वो अपनी बहन के साथ एक खेल खेल रहा होता है। उसकी बहन का नाम अकारी है, जो कि अपने भाई से कहती है कि तुम जो भी काम करते हो वो ठीक है, लेकिन पहले ये बताओ कि तुम शादी कब करोगे। जिस पर हिकारू कहता है, मैं ऐसे ही किसी से शादी नहीं कर सकता, मेरा काम ऐसा है कि मैं किसी भी औरत के पास नहीं जा सकता। जब किसी लड़की को पता चलेगा कि मैं एक पॉइजन क्लैन से बिलोंग करता हूँ तो वो उल्टा खुद मुझे मार देगी। अकारी यहाँ पर उसे समझाने की कोशिश करती है कि हम दोनों में से किसी एक को शादी करनी पड़ेगी ताकि हमारा वंश आगे बढ़ पाए। इसीलिए वो हिकारू से कहती है कि तुम शादी कर लो, क्योंकि वो खुद एक लेस्बियन है और उसके पास एक गर्लफ्रेंड है। अगर उसके क्लैन को पता चला तो वो उसकी गर्लफ्रेंड के साथ उसे भी मार देंगे। पर हिकारू कहता है कि मुझे अकेला रहना ज्यादा पसंद है और वैसे भी कौन सी ही लड़की होगी जो कि मुझ जैसे लड़के से शादी करना चाहेगी। तभी अचानक से उसके पास गैंग मास्टर का मैसेज आता है जो कि उसे मिलने के लिए बुलाते हैं। हमारा बंदा उनके पास पहुंच जाता है। हम देखते हैं कि गैंग मास्टर काफी ज्यादा ही क्रीपी लग रहे थे, उनके फेस के अंदर से बग्स निकल रहे थे और उनकी जीभ भी भाई सांप जैसी थी। यहाँ पर वो दोनों आराम से ड्रिंक शेयर करते हैं और काफी बातें करते हैं। मास्टर हमारे बंदे को बताते हैं कि वो फाइनली शादी करने वाले हैं। ये सुनकर हमारा बंदा थोड़ा सा हैरान होता है क्योंकि मास्टर इतनी क्रीपी दिखते हैं, कौन ही उनसे शादी करना चाहेगा। तभी मास्टर उसे अपनी फियोंसे की फोटो दिखाते हैं जो कि काफी ज्यादा ही खूबसूरत थी और इसे देखकर हमारी तरफ वो भी हैरान था। मास्टर कहते हैं कि ये वही लड़की है जिसने मुझे वैसे एक्सेप्ट किया जैसे मैं हूँ, और अगर आपको जीवन में एक ऐसा इंसान मिल जाए जो कि आपको वैसे पसंद करे जैसे आप हैं तो उसे कभी भी जाने मत दो। ये सुनकर हमारे बंदे के अंदर भी शादी को लेकर थोड़ी सी पॉजिटिव थिंकिंग आने लग जाती है। मास्टर कहते हैं कि जल्दी मेरी शादी होने वाली है, तुम्हें भी आना होगा, और ये कहकर वो वहाँ से जाने लग जाते हैं। इस पॉइंट पर हमारे बंदे के अंदर भी शादी को लेकर बहुत सारे अरमान आ गए थे और वो चेंज हो जाता है कि भैया अब मुझे शादी करनी है। इसके बाद हम देखते हैं कि उसे एक नया मिशन मिला होता है जहाँ पर उसे इस लड़की से कुछ उगलवाना था। बॉस कहता है कि अगर तुमने मेरा ये काम कर दिया तो तुम जो चाहो वो तुम्हें मिलेगा, तुम्हें ये दोनों लड़कियां भी मिल जाएंगी। इस पर हमारा बंदा मान जाता है क्योंकि वो बहुत गंदी तरीके से सदियासा हो रखा था। फिर वो बंदा हिकारू को उसी लड़की के पास ले जाता है जिसका नाम किनोशाकी था। वो बंदा हिकारू से कहता है कि चलो अपना जादू दिखाओ। हिकारू अपने पॉइजन को उस लड़की के अंदर इंजेक्ट कर देता है और फिर स्वैग से उससे कहता है कि अब तुम्हारे पास बहुत कम समय बचा है, जल्दी से सारी इन्फॉर्मेशन मुझे दे दो वरना तुम जल्दी मारी जाओगी। ये सुनते ही वो लड़की हंसते हुए कहती है कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताने वाली। तभी उसके ऊपर पॉइजन का असर होने लगता है और उसका चेहरा लाल हो जाता है। वो कहती है कि मुझे सही में कुछ भी नहीं मालूम, मैं ये सब बस अपने बीमार भाई को ठीक करने के लिए करती हूँ। उसका इलाज कराने के लिए काफ़ी रुपए चाहिए होता है, इसीलिए मैं काम करती हूँ ताकि मुझे रुपए मिल सके। उसकी इन सब बातों को सुनकर हमारा बंदा थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है और सोचता है कि आखिर ये फीलिंग कैसी आ रही है मेरे अंदर। तभी अचानक से उसकी बहन का कॉल आता है जो कि उससे कहती है कि मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं अब शादी करूंगी। जिस पर हिकारू कंफ्यूज होकर उससे कहता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड का क्या होगा। वो कहती है कि मैं ब्रेकअप कर लूंगी, मुझे लगता है यही लास्ट ऑप्शन रह गया है। जिस पर हिकारू उससे कहता है कि 2 मिनट में मैं तुम्हें वापस से कॉल करता हूँ। ये कहने के बाद वो किनोसाकी को देखता है और फिर वो अचानक से उससे कहता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। ये सुनकर किनोसाकी भी लाइक, हैं?
क्या? ये क्या बक रहे हो माँ? फिर वो कहता है कि अगर तुमने मुझसे शादी कर ली तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा और तुम्हारे भाई के इलाज का खर्चा पूरा का पूरा मैं उठाऊंगा। तो बताओ क्या कहती हो किनोसाकी? अच्छा ऐसा है क्या? फिर अचानक से वो अपनी टोन चेंज करती है और कहती है कि सही में तुम बेवकूफ हो, मुझे पता है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तुम मुझसे शादी इसीलिए करना चाहते हो ताकि तुम अपना वंश आगे बढ़ा सको, पर मैं इसके लिए साफ मना करती हूँ। इधर बॉस के बंदे ये सब देखकर बॉस से कहते हैं कि आखिर ये मार क्यों नहीं रहा है उसे, जिस पर बॉस कहता है कि चिंता मत करो, ये अपने काम में माहिर है, देखना ये अभी खत्म कर देगा। इधर हम अपने बंदे को देखते हैं जो कि उससे कहने लगता है तुम समझ क्यों नहीं रही हो, मैं अभी प्यार को फील करना चाहता हूँ। जब मुझे खांसी आए तो कोई मुझसे पूछे कि क्या हुआ, मैं ये सब कुछ फील करना चाहता हूँ। किनोसाकी कहती है कि क्या तुम बचपन में सर के बल गिर गए थे? मुझे पता है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते और ये सब करना बेकार है, लेकिन अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ एक ऐसे इंसान को ढूंढने में जिसे कि तुम सही में प्यार कर सको, जो तुम्हारे लिए सही हो। इस पर हमारा बंदा कहता है कि हाँ ये आइडिया सही है, मैं तुम्हारी जान बचाऊंगा और तुम एक ऐसी लड़की ढूंढने में मेरी मदद करोगी जो कि मुझसे शादी करे। अब इन दोनों की ये बात बॉस सुन लेता है और कहता है कि वाह तुमने तो बाजी पलट ली, चलो अब तुम दोनों को ही मारना पड़ेगा। सभी बंदे उसके ऊपर गन पॉइंट कर देते हैं। हमारा बंदा स्वैग से मुड़ता है और अपनी जेब में से एक इंजेक्शन निकालकर अपने अंदर इंजेक्ट कर लेता है, जिससे कि उसकी आंखें हरी कलर की हो जाती है। वो तुरंत ही एक मास्क पहन लेता है। सभी लोग उसके ऊपर गन शूट कर देते हैं, लेकिन अचानक से वो सामने से गायब हो जाता है। ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा शॉक होते हैं और हम देखते हैं कि हमारा बंदा किनोसाकी को लेकर रूफ पर लटका होता है। तभी सीन कट हो जाती है और फिर हम देखते हैं कि सभी लोग जमीन पर पड़े होते हैं और हमारे बंदे ने एक ही झटके में सबको पॉइजन दे दिया था। अब वो किनोसाकी को एंटीडोट लगा रहा होता है और कहता है कि डील के मुताबिक मैंने तुम्हें बचा लिया, अब तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। फिर यहाँ पर वो अपनी बहन को कॉल करता है और उससे कहता है कि अब तुम्हें शादी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद अपने लिए लड़की ढूंढूंगा और मैं शादी करूंगा। ये सुनकर उसकी बहन इमोशनल होकर रोने लग जाती है और अपने भाई से थैंक यू कहती है। इधर हम देखते हैं कि हमारी किनोसाकी व्हील चेयर पे होती है और वो गाड़ी के अंदर जा नहीं पा रही होती है, तो वो अपने बंदे से कहती है ज़रा मुझे गाड़ी के अंदर रख दो। लेकिन इस चीज़ पर हमारा बंदा शर्मा रहा होता है क्योंकि उसने आज से पहले किसी भी लड़की को टच नहीं किया था, तो वो उससे इसके लिए मना कर देता है। जिस पर वो कहती है कि एक्चुअली मैं लड़की नहीं हूँ। ये सुनकर हमारी तरफ वो भी हैरान हो जाती है कि क्या सलवार में तलवार। जिस पर वो बताती है कि पैसे कमाने के लिए मैंने अपने आप को ऐसा बना दिया। जिसके बाद वो एक होटल रूम में हमारे बंदे को अपना अंग प्रदर्शन करके दिखाती है, जिस पर हमारा बंदा डर जाता है कि ये क्या कर रही है लड़की। लेकिन फिर वो देखती है कि इसका मामला तो बिल्कुल फ्लैट है और हमारी तरह वो भी डिसअपॉइंट हो जाता है। खैर अब डील के अनुसार साकी को हमारे बंदे की मदद करनी थी बंदी ढूंढने में, तो वो अब लग जाती है अलग अलग ऑनलाइन डेट्स को प्लान करने में। पर यहाँ पर हमारा हिकारू किसी में भी सक्सेसफुल नहीं होता है, क्योंकि जब भी वो किसी लड़की से बात करता था तो वो एक क्रीपी स्माइल देता था, जिसे देखते ही वो लड़की डर जाती थी और वो सोचती थी कि ये कौन है रे इतना क्रीपी स्माइल वाला, इसे तो बात करनी भी नहीं आती। हिकारू इन सभी लड़कियों से बात करने की कोशिश करता है लेकिन कोई भी उससे नहीं पटती है, तो हमारा बंदा निराश होकर साकी से कहता है कि यार मैंने सब कुछ गड़बड़ कर दिया। जिस पर साकी उससे कहती है कि चिंता मत करो, कल हम एक और बार ट्राई करेंगे, और ये कहकर वो जाने लग जाती है। तभी अचानक से एक गाड़ी से कुछ बंदे आते हैं और उसे किडनैप कर ले जाते हैं। ये चीज हमारा बंदा देख लेता है और वो उनका पीछा करने लगता है। ये उसी इंसान का भाई था जिसने कि हमारी साकी को पहले किडनैप किया था। वो कहता है कि तुमने पता नहीं मेरे भाई के साथ क्या किया है, वो अब अजीबोगरीब हरकतें करने लग गया है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, इसीलिए अब मैं तुम्हें मार दूंगा। लेकिन अचानक से उसका ड्राइवर कहता है कि सर जी सामने कोई है, और हम देखते हैं कि हमारा हिकारू सामने खड़ा होता है और उसने मास्क लगा के रखा होता है। ड्राइवर अपनी स्पीड बढ़ा देता है उसे उड़ाने के लिए, लेकिन हमारा हिकारू स्पीड में बढ़ता है और एक एसिड की मदद से उस गाड़ी को बीच से काट देता है और सही समय पर साकी को गाड़ी से निकाल लेता है और वो बंदे गाड़ी समेत पुल से नीचे गिर जाते हैं। इस डेयरिंग को देखकर साकी हमारे बंदे से काफी इम्प्रेस हो जाती है और उससे कहती है कि क्या तुम्हारा नंबर मुझे मिलेगा ताकि मैं कांटेक्ट कर पाऊँ तुमसे। और इस पॉइंट पर हम देखते हैं कि इन लोगों के बीच में एक लव वाला ट्विस्ट स्टार्ट होने लग गया था। लगता है अब हमें आगे जाकर तलवारबाजी देखने को मिलेगी। खैर आगे हमें बताया जाता है कि जो कोई भी अपने किलिंग एबिलिटीज को टॉप लेवल तक ले जाता है उन्हें मास्टर्स कहा जाता है, और ऐसे ही कुछ जनरेशन के बाद उनके अंदर काफी सारी लीथल एबिलिटीज आने लग जाती हैं जिन्हें मॉडिफाइड ब्लड लाइन भी कहा जाता है।
और हमारा बंदा भी उन्हीं में से एक आता है। आगे हम देखते हैं कि हिकारू एक क्रू के ऊपर खड़ा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो यहाँ पर क्या कर रहा है। तभी वहाँ पर हमारी साकी आती है, जिसे कि भाई सारे बंदे वहीं पर ताड़ रहे होते हैं, लेकिन वो आते के साथ ही साथ हिकारू का हाथ पकड़ लेती है, जिस पर हिकारू उसका हाथ छुड़ाते हुए कहता है कि अरे ये क्या कर रही हो, तुम्हें पता है ना तुम कौन हो। साकी कहती है कि बहुत अजीब इंसान हो, पता है मेरे हाथ को पकड़ने के लिए लोग करोड़ों रुपए देते हैं और तुमने ऐसे ही छुड़ा लिया। कितने भोले हो। अब वो दोनों ही क्रूज के अंदर आ जाते हैं। हिकारू साकी से पूछता है कि आखिर तुम मुझे यहाँ पर क्यों लाई हो, जिस पर साकी उसे बताती है कि जैसा कि तुम्हें पता है कि तुम सारी डेट को ही बर्बाद कर देते हो, इसीलिए मैं यहाँ पर तुम्हें लाई हूँ ताकि तुम्हारी अच्छी खासी ट्रेनिंग हो सके। वहाँ पर बहुत सारी पिक्चर्स थी जिन्हें देखकर साकी उनकी तारीफ करने लग जाती है और हिकारू से भी तारीफ करने के लिए कहती है, लेकिन हमारे बंदे को समझ ही नहीं आ रहा था कि उसे कहना क्या चाहिए। इस पर साकी उसके पॉइंट्स काट रही होती है, जिससे नर्वस होकर हमारा बंदा नेट पर चेक करने लगता है कि आखिर उसे क्या करना चाहिए। साकी उससे कहती है कि सुनो, तुम्हें मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं करनी है, बस तुम्हें नेचुरल रहना है जैसे तुम हो, ताकि ये डेट में हम दोनों ही खुश रहें। वो इस चीज को समझने की कोशिश करता है। आगे एग्जीबिशन में उसे एक कैंडी का पैकेट दिखता है जो कि भाई काफी ज्यादा ही रेयर था। उसे देखकर हमारा बंदा बच्चे की तरह रिएक्ट करने लगता है और कहता है कि मुझे ये चाहिए, भले ही इसके लिए मुझे कितना भी रुपया देना पड़े, लेकिन मुझे ये चाहिए। ये देखकर साकी काफी ज्यादा शौक होती है और उसे यहाँ से ले जाने लगती है, क्योंकि वो पागलों की तरह हरकतें कर रहा था। लेकिन वो ये देखकर भी खुश थी कि आखिरकार हिकारू को कुछ तो इंटरेस्टिंग लग रहा है। आगे जाकर हिकारू एक पेंटिंग को गर्दन टेढ़ी करके देखने लगता है। ये चीज देखकर साकी भी ऐसा ही करती है और उसे भी वो पेंटिंग काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है और वो इस चीज पर हिकारू को प्लस पॉइंट देती है। ऐसे ही वो लोग यहाँ वहाँ घूम रहे होते हैं, तभी हमारा बंदा उससे पूछता है कि आखिर मेरा चार्म क्या है। साकी उसे अपने सामने एक आर्टिस्ट के बारे में बताना शुरू करती है और वो कहती है कि वो इंसान काफी अलग अलग पेंटिंग बनाता है और यह दिखने में भी ज्यादा अच्छा नहीं दिखता है, फिर भी उसके फैंस ने उसे ऐसे ही एक्सेप्ट किया और ये काफी यूनिक है। और ऐसे ही दुनिया में काफी सारे लोग हैं जिनके पास अलग अलग टैलेंट है और लोग उन्हें उनकी टैलेंट की वजह से ही पसंद करते हैं, सब एक जैसे नहीं होते। वो कहती है कि अलग अलग टैलेंट भी लोगों को वैसे ही अट्रैक्ट करते हैं जैसे कि लोगों की पर्सनालिटी और उनके लुक्स अट्रैक्ट करते हैं। हिकारू कहता है कि पर मेरे पास ऐसा कोई भी टैलेंट नहीं है। साकी उसे बताती है कि नहीं, तुम्हारे पास टैलेंट है दूसरों को बचाने का। जब तुमने मुझे पहली बार बचाया था वहाँ पर बहुत सारे लोग थे, लेकिन अकेले ही तुमने उन सब को ठिकाने लगा दिया था और ये सब तुम्हारे चार्म का ही नतीजा था। इसीलिए तुम्हें अपने चार्म को चमकाने के लिए लोगों को बचाना होगा। ये सुनते ही हमारा बंदा हैरान हो जाता है, कहता है क्या मैं लोगों को मारता हूँ और तुम बात कर रही हो कि मैं उन्हें बचाऊं? ये सब बकवास है। साकी उसे समझाने की कोशिश करती है पर वो कहता है कि ना बाबा ना, मुझसे नहीं हो पाएगा। तभी हम आर्टिस्ट को देखते हैं जो कि अपने फैंस को चकमा देकर अपनी बीवी के साथ निकल जाता है। साकी उसका पीछा करती है। इधर हमें पता चलता है कि एग्जीबिशन में से एक बहुत रेयर पेंटिंग गायब हो चुकी है, जिसे कि एक हिमेकावा नाम की लड़की ने चुराया था। वो अपनी पालतू शार्क के ऊपर सवार होकर वहाँ से निकल जाती है। उसके साथी किनारे पर इंतजार कर रहे थे, लेकिन अचानक से वाटर मास्टर उसके ऊपर अटैक कर उसे अगवा कर लेता है। इधर तुम लोगों की बंदी हिकारू को समझाने की कोशिश करती है कि तुम्हें ये बचाने वाला काम स्टार्ट करना होगा। हिकारू कहता है कि लेकिन मैं बचाऊंगा कैसे? इस पर साकी उसे एक ऐप के बारे में बताती है जिसमें कि सारे काले कारनामे होते हैं, लाइक भाई क्रिमिनल्स का टिकटॉक। उसी टिकटॉक में भाई हमारा हिमेकावा का किडनैपर भी दिखता है, जो कि कहता है कि अब मैं इससे सब कुछ छीनने वाला हूँ। दूसरी तरफ हिमेकावा के साथी बता रहे थे कि भले ही सभी लोग हिमेकावा को एक चोर समझते हैं, पर वो ऐसी नहीं है। वो बस पेंटिंग की चोरी इसलिए करती है ताकि वो पेंटिंग को उनके रियल ओनर तक पहुँचा सके। इसीलिए प्लीज हमारी मदद कीजिए हिमेकावा को वापस लाने के लिए। ये बात हमारा बंदा और साकी सुन लेते हैं और उनकी हेल्प करने के लिए वहाँ पर आ जाते हैं। ये लोग इतने ज्यादा ही डेस्परेट होते हैं हिमेकावा को बचाने के लिए कि कहते हैं कि अगर उसे बचाने के लिए हमें अपनी किडनी और ऑर्गन्स भी बेचने पड़े तो हम बेचेंगे। साकी कहते हैं कि हमारे साथ पॉइजन मास्टर है, हमारी मदद करेंगे। ये सुनकर वो लोग शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या इनकी फीस तो काफी ज्यादा ही होगी। लेकिन फिर उनका बॉस कहने लगता है कि अगर पॉइजन मास्टर हमारे साथ हुए तो हम डेफिनेटली उन्हें छुड़ा लेंगे और वो इस चीज के लिए मान जाते हैं। यहाँ पर हमारा बंदा फुल चौड़ में उठता है, जिसे देखकर भाई वो लोग डर जाते हैं कि ये हमारी बैंड बजाने वाला है। लेकिन हिकारू कहता है कि क्या उस लड़की को ग्लासेस वाले लड़के पसंद हैं? तभी अचानक से सीन कट होती है और हमें उसी किडनैपर को दिखाया जाता है, जो कि हिमेकावा से कह रहा होता है कि तुम ये चोरी चकारी छोड़ दो और मेरी टीम में आ जाओ। और वैसे भी तुम काफी ज्यादा ही सुंदर हो, मैं इसके बदले में तुम्हें सब कुछ दूंगा। पर हिमेकावा इस ऑफर को मना कर देती है और कहती है कि मुझे ये पेंटिंग चाहिए ताकि मैं उस बच्ची को ये पेंटिंग वापस दे सकूं जिससे कि उन लोगों ने इसे छीना है। हिमेकावा बताती है कि उसने उस बच्ची से वादा किया है कि वो इस पेंटिंग को उसे वापस देगी, क्योंकि ये जो पेंटिंग है वो उसकी मॉम की है।
किडनैपर कहता है कि अच्छा ऐसा है क्या। फिर वो वाटर मास्टर से कहता है कि इसकी सोल को डिस्ट्रॉय कर दो ताकि ये हमारी बात माने। वाटर मास्टर अपने काम पर लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारे बंदे लोग किडनैपर के अड्डे तक पहुंच जाते हैं और चुपके चुपके हिमाकावा को ढूंढने लगते हैं। अचानक से साकी के सामने दो गार्ड्स आ जाते हैं जो कि उसके ऊपर अटैक करने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही हमारा बंदा उन्हें ढेर कर देता है। इस पॉइंट पर साकी काफी ज्यादा ही डर जाती है और उसे लगता है कि वो आगे हिकारू की मदद नहीं कर पाएगी। हिकारू उससे चलने के लिए कहता है लेकिन वो मना कर देती है। तो हिकारू उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि मुझे तुम्हारी जरूरत है। मैंने आज से पहले किसी भी लड़की से बात नहीं की है। अगर तुम नहीं हुई तो मैं अभी भी बात नहीं कर पाऊंगा। इस चीज को सुनकर वो उसके साथ चलने के लिए मान जाती है। हमारा बंदा शादी के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है और वो सोच रहा होता है जब वो पहली बार हिमिकावा से मिलेगा तो वो कैसे बात करेगा उससे। साकी उसे समझाती है कि इस पॉइंट पर तुम उससे कोई भी अजीब बात मत करना जिससे कि वो और ज्यादा ही डर जाए। तभी उनके सामने और भी गार्ड्स आ जाते हैं जिनसे कि साकी बचने लग जाती है और हमारा बंदा धीरे धीरे कर उन्हें ठिकाने लगाते जाता है। इसी दौरान साकी उसे समझाते भी जाती है कि तुम्हें पहली बार मिलते समय उससे अच्छी अच्छी बातें करनी होगी, उसके पसंद के बारे में जानना होगा। हिकारू कहता है कि ठीक है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वाटर मास्टर के लिक्विड का असर उस पर नहीं होता है। तो यहाँ पर किडनैपर डिसाइड करता है कि अब वो हिकारी को ठिकाने लगा देगा और वो यहाँ पर हिमिकावा के सर पर गन पॉइंट कर देता है, लेकिन इससे हिमिकावा को घंटा भी फर्क नहीं पड़ता। तो किडनैपर अपनी गन पॉइंट को पेंटिंग की तरफ कर देता है, जो देखते ही हिमिकावा डर जाती है और कहती है कि ऐसा मत करना प्लीज। और ये कहकर वो उसकी शर्तों को मानने ही वाली होती है कि तभी अचानक से किडनैपर का हाथ अचानक से कट जाता है और उसे काफी ज्यादा ही दर्द होने लगता है। और वो कहता है कि लड़की तुमने ये क्या किया। हिमिकावा को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। तभी अचानक से किडनैपर देखता है कि उस पेंटिंग के अंदर से एक घोस्ट उसकी तरफ आ रहा है और वो जमीन पर गिर जाता है। तभी हमें पता चलता है कि ये सब तो हकीकत में एक इल्यूजन था जो कि हमारे हिकारू के पॉइजन की वजह से हुआ था। यहाँ पर हिकारू हिमिकावा को अपना इंट्रोडक्शन देता है, जिस पर हिमिकावा थोड़े हैरान होते हुए पूछते हैं कि मेरे पार्टनर्स के पास इतना रुपए नहीं था, आखिरकार उन्होंने तुम्हें कैसे अपॉइंट किया। ये सुनकर हिकारू की सिट्टी पिट्टी गोल हो जाती है और वो हमारी बंदी से कहता है कि अरे बता यार क्या कहूँ अब आगे। साकी हिमिकावा को छुड़ाने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन वाटर मास्टर उसे पकड़ लेता है, जिसे देखते ही हमारा बंदा भी इंजेक्शन लगाकर बैटल के लिए तैयार हो जाता है और एक ही झटके में वाटर मास्टर से हिमिकावा को बचाकर साकी को उसे दे देता है और फिर इन दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट होने लग जाती है। जहाँ पर फाइट के बीच में वाटर मास्टर अचानक से अपना काट देते हुए हमारे बंदे से कहता है कि हम इस लड़ाई को बातचीत से भी निपटा सकते हैं। ये सुनकर हिकारू शॉक हो जाता है कि क्या बात से। तो वो कहता है कि हाँ हम लोग लड़ेंगे, फालतू का नुकसान होगा, इससे अच्छा आप एक काम कीजिए, इस लड़की को मेरे हवाले कर दीजिए और मैं आपको बदले में 100 गुना ज्यादा रुपए दूंगा। बताइए क्या ऑफर है आपका। उसी वक्त साकी की नजर उसी इंजेक्शन पे पड़ती है जिसे कि हिकारू ने अपनी बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया था और उसके अंदर थोड़ा सा बचा हुआ था। साकी उसे छूने की कोशिश करती है, तभी हिकारू चिल्लाते हुए उसे ऐसा करने से मना कर देता है। वाटर मास्टर बताता है कि ये एक डेडली पॉइजन है, पर हिकारू की ब्लड लाइन मॉडिफाई हो चुकी है, इसीलिए उसको ये पॉइजन पावर देता है। वाटर मास्टर बताता है कि ये एक सर्वाइवल स्ट्रेटेजी है जो कि हमें हमारे मास्टर से मिलती है। हिकारू उसे कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक कर्स है जो कि हमें फोर्स करता है मरने से पहले अपने दुश्मनों को खत्म करने के लिए। उसकी यह बात सुनकर वाटर मास्टर खुश होता है और कहता है कि तुम तो मुझे मार ही नहीं सकते क्योंकि मेरा जो सूट है वो बिल्कुल पॉइजन प्रूफ है, तुम्हारी निडल इसके अंदर जा ही नहीं पाएगी। इस पर हिकारू कहता है वो तो देखते हैं। ये सुनकर वाटर मास्टर समझ चुका था कि हिकारू नहीं मानने वाला है, तो वो हिकारू के ऊपर खतरनाक अटैक करने लग जाता है। हिकारू उसके बहुत सारे अटैक से बचता है, उसके ऊपर बहुत सारे अटैक भी करता है और इसी दौरान हिकारू को पता चलता है कि ये जो वाटर मास्टर है वो हकीकत में एक लड़की है। वाटर मास्टर उससे कहता है कि तुम तो 5 बिगेस्ट क्लैन में से एक से आते हो ना, जो कि पूरी इंडस्ट्री को रूल करते हैं, तो फिर तुम इस बेकार से मिशन में क्या कर रहे हो? क्या तुम उस लड़की को पसंद करते हो? और ये कहकर वो हिकारू के ऊपर जोरदार अटैक करते हैं। हिकारू उसके अटैक से बचता है और भाई इसी चक्कर में वो वाटर मास्टर के सूट में एक होल कर देता है, जिससे कि भाई एक धमाका हो जाता है और इसी चीज का फायदा उठाते हुए हिकारू वाटर मास्टर का सर पकड़ता है और जमीन पर मार देता है और कहता है अभी तो हम दोनों अनजान हैं, लेकिन आगे जाकर कुछ भी हो सकता है। और ये कहते हुए वो वाटर मास्टर का वापस से सर पकड़ता है और एक पिलर में मार देता है, जिससे उसका जो हेलमेट होता है वो बुरी तरीके से टूट जाता है और उसका फेस दिखने लग जाता है। लेकिन फिर भी हिम्मत कर वाटर मास्टर उठता है और कहता है कि ये क्या बकवास कर रहे हो तुम। हिकारू कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ तुम्हें मेरी बातें समझ नहीं आएंगी, लेकिन मैं भी चाहता हूँ कि मेरी एक फैमिली हो और इसके लिए मैं सब कुछ करूंगा। फिर हमें एक पास्ट की सीन दिखाई जाती है जहाँ पर हिकारू और उसके सभी कजन्स को ह्यूमन बिहेवियर समझाने के लिए एक जगह पर ले जाया जाता है, जहाँ पर बहुत सारी फैमिलीज एक ग्लास केज के अंदर थी और वो अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से जी रही थी। उन्हें देखकर हिकारू सोच रहा
होता है कि मेरी फैमिली ने मुझे आर्ट ऑफ किलिंग के अलावा भी बहुत कुछ सिखाया है और मुझे उन लोगों के बारे में भी बताया जा रहा है जिन्हें मैं आगे जाकर मारने वाला हूँ। जिसके बाद हमें बताया जाता है कि ये सारी की सारी फैमिलीज इन वन वे मिरर के उस तरफ रहती हैं जिसे आमतौर पर ह्यूमन जू कहा जाता है और ये सारे लोग इस बात से बिल्कुल अनजान है कि उन्हें कोई देख रहा है और इनकी जिंदगी की किस्मत सिर्फ एक ही इंसान से जुड़ी हुई है जो कि है हिकारू। इधर वाटर मास्टर अपने फुल पावर पर आकर हिमाकावा के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है पर यूका उसे बचाती है और खुद इंजर्ड हो जाती है। फिर वो हमारे बंदे के ऊपर भी अटैक करने की कोशिश करती है लेकिन वो अपने रिफ्लेक्सेस की मदद से हर एक अटैक को आराम से डॉज कर लेता है। हिमिकावा ये देखते हुए पूछते हैं कि आखिर ये क्या चल रहा है। साकी कहती है कि अभी हम तुम्हें कुछ नहीं बता सकते, हमारी पहली प्रायोरिटी तुम्हें बचाना है तो तुम यहाँ से जल्दी से चली जाओ। लेकिन हिमिकावा यहाँ से जाने के लिए साफ मना कर देती है और कहती है कि मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी, जिस पर साकी उसे इंजेक्शन की तरफ इशारा करती है। इधर हम देखते हैं कि हमारे बंदे की धीरे धीरे करके पावर खत्म हो रही होती है और वाटर मास्टर उसके ऊपर हावी हो रही थी। अचानक से हिमिकावा उसके ऊपर कूद पड़ती है। ये देखकर हमारा बंदा हैरान था कि हिमिकावा उन्हें छोड़कर गई नहीं यहाँ से। हिमिकावा कहती है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी और उसके हाथ में वही सिरिंज थी जो कि वो उसकी बॉडी में इंजेक्ट करने ही वाली थी। लेकिन मास्टर उसे पकड़ता है और कहता है कि आखिरकार तुम मेरे चंगुल में आ ही गई, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। लेकिन तभी वो देखता है कि हिकारू के हाथ में वही इंजेक्शन था तो वो जल्दी से उससे कहने लगता है कि अगर तुमने ये इंजेक्शन लगाया तो मैं इस लड़की को मार दूंगी, जल्दी से इंजेक्शन फेंक दो। और वो इंजेक्शन फेंक देता है लेकिन वो इंजेक्शन खाली था। मास्टर जैसे ही अपनी पलक झपकाता है हिकारू उसके पीछे आता है, उसके ऊपर अटैक करता है और हिमिकावा को बचा लेता है। लेकिन वो तभी नोटिस करता है कि उसका एक हाथ हिमिकावा के गलत जगह पर है और वो पूरी तरीके से स्टन हो जाता है कि अब मैं क्या करूं, ये मैंने क्या कर दिया, साकी कुछ करो। वहीं दूसरी तरफ हम मास्टर को देखते हैं जिसे ऐसा लग रहा था कि उसकी पूरी बॉडी जल रही है पर अचानक से उसकी जलन मिट जाती है और वो अपने सामने हिकारू को देखता है। हिकारू कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारी बॉडी अगर डायरेक्ट ऑक्सीजन में आएगी तो वो इन्फेक्टेड हो जाएगी और वैसे भी मैंने इसके बारे में पढ़ा है और मैंने तुम्हारे लिए एक क्रीम बना दी है जो कि तुम्हारे काफी काम आएगी। वाटर मास्टर कहता है कि क्या तुम मेरे ऊपर दया कर रहे हो? हिकारू ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने ये सारा कुछ इसलिए किया है ताकि तुम्हें ये सारी बातें याद रहें कि तुम्हें दोबारा मुझसे पंगा नहीं लेना है। वहीं हम किडनैपर को देखते हैं जिसकी हालत काफी खराब हो रखी होती है और वो हिकारू को देखकर काफी डर रहा होता है। इधर हिमिकावा उस पेंटिंग को लेकर जाने लगती है। हिकारू और साकी उससे कहते हैं कि अपना ध्यान रखना, जिस पर वो कहती है कि मेरी फिक्र मत करो, मैं अब अगली बार पकड़ी नहीं जाऊंगी। और फिर हम देखते हैं कि वो हिमिकावा की पालतू शार्क के साथ उस शिप को छोड़कर जा रहे होते हैं और इन दोनों की इस पॉइंट पर बहुत गंदी हालत हो रखी होती है। हिमिकावा अपने प्रॉमिस को पूरा करती है और उस पेंटिंग को उस लड़की तक पहुंचा देती है जिसे देखकर वो काफी ज्यादा खुश होती है और उसे थैंक यू कहती है। इधर ये लोग भी काफी ज्यादा इमोशनल हो रहे होते हैं। हिमिकावा हिकारू को सामने बुलाती है पर वो कोने में खड़े होकर कहता है कि नहीं नहीं मैं नहीं आऊंगा, जिस पर साकी उसे जबरदस्ती कैमरे के सामने ले जाती है और वो लड़की उसे थैंक यू कहती है। फिर हिमिकावा भी उसे बताती है कि जब उसे पता चला कि वो एक मास्टर है तो उसे लगा था कि वो एक खड़ूस इंसान होगा, लेकिन नहीं, हिकारू तो काफी ज्यादा ही अच्छा है। ये सुनकर हिकारू को अच्छा लगता है। इसी बीच यूकी भी कहती है उससे कि मैं भी तुम्हें थैंक यू कहना चाहती हूँ क्योंकि तुम्हारी पैसों की वजह से मेरा भाई अब पूरी तरीके से ठीक हो चुका है। लेकिन वो बुद्धू बच्चा बाहर जाने के लिए काफी जिद करता है। ये सब सुनने के बाद हिकारू थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है और वहाँ से चुपचाप जाने लगता है पर ये सभी लोग उसे रोकते हैं और कहते हैं कि बताइए हम आपकी पेमेंट कैसे करें। हिमिकावा भी उससे कहते हैं कि तुमने जो हमारे लिए किया है वो बहुत ज्यादा ही है, अगर कभी भी तुम्हें हमारी जरूरत पड़े हमें बेझिझक बुला लेना। ये सुनते ही हमारे बंदे की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। इसी मौके का फायदा उठाते हुए साकी हिमिकावा को एक सेलिब्रेशन पार्टी के लिए इनवाइट करती है। अगले दिन ये दोनों एक रेस्टोरेंट पर पहुंच भी जाते हैं पर साकी नहीं आती है। वो ऐसा इसलिए करती है ताकि ये दोनों साथ में टाइम स्पेंड कर पाए और वो वहीं पर खड़े होकर देख रही थी। वो हमारे बंदे को मैसेज में बता भी देती है जिसे सुनकर वो काफी ज्यादा ही शॉक हो जाता है और उसे ऐसा लगता है कि वो तो फंस चुका है। आगे वो दोनों रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं जहाँ पर सभी ने शार्क की कैप पहनी थी और वो डांस कर रहे थे। हिमिकावा भी डांस करती है पर हमारे बंदे को समझ ही नहीं आ रहा था कि उसे अब क्या करना चाहिए। इधर साकी उसके ऊपर नजर रख रही थी और सोच रही होती है कि आज तो हिकारू अपने दिल की बात कर ही देगा। लेकिन इधर हमारा बंदा फुल जोन आउट था कि उसे क्या कहना चाहिए। वो पूरा नोटिस करता है कि मुझे कौन सी बात से स्टार्ट करना चाहिए। तभी वो उसकी नेकलेस की तारीफ करते हुए कहता है कि क्या ये तुम्हारा नेकलेस किसी की निशानी है, जिस पर वो तुरंत ही कह देती है कि नहीं ये तो मैंने अभी खरीदा है थोड़ी देर पहले, और इनकी बात स्टार्ट होने से पहले ही खत्म हो जाती है। ये देखकर साकी सोचती है कि अरे इससे कुछ ना होने वाला और वो उसकी मदद करने के लिए उसके पास जाने लगती है और उसके फोन को कनेक्ट करने की कोशिश करती है पर तभी
एक वेटर आता है और उससे कहता है कि ना मैडम जी आप ये नहीं कर सकती, पर हमारी चालाक चुईया अपना हुसन का जादू दिखाती है और उसे अपनी स्पेशल सर्विस देने लगती है। पर इतने में ही हम देखते हैं कि हिमिकावा हिकारू से कहती है कि आखिर तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो। हिकारू हिचकिचाते हुए बताता है कि आज तक मैंने किसी और के हाथ का बना खाना नहीं खाया है, ऐसा हो सकता है कि इसमें जहर हो, इसीलिए मुझे थोड़ा सा डर है, और वैसे भी बचपन से मैंने अकेले ही बैठकर खाया है तो मुझे इन सब चीजों की आदत नहीं है। ये सुनकर हिमिकावा बताने लगती है कि मैं भी बचपन से अकेली हूँ, पहले मैं एक ऑर्फन में रहा करती थी, फिर मुझे एक अमीर आदमी ने अडॉप्ट कर लिया क्योंकि वो जल्द ही मरने वाला था। वो चाहता था कि मैं उसकी लेगेसी को आगे बढ़ाऊं। मरते दौरान मुझे उसकी बहुत सारी शोहरत मिली जिसमें कि बहुत सारी पेंटिंग्स थी, और मुझे पता चला कि उसने ये सारी पेंटिंग्स कहीं से छीनी है, तो मैंने बस उन सभी पेंटिंग्स को उनके सही ओनर तक पहुंचाया क्योंकि मुझे पता है अकेला रहना कैसा होता है। और ऐसे ही करके पूरी आर्ट गैलरी खाली हो गई और मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा। और फिर वो थोड़ी इमोशनल होते हुए कहती है कि मुझे पता है कि मेरी स्टोरी बहुत बकवास है ना, लेकिन कोई नहीं। जिस पर हमारा बंदा उससे कहता है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तुम्हारी स्टोरी तो काफी ज्यादा ही धमाकेदार है। जब पहली बार उस लड़की ने मुझे थैंक यू कहा था ना, मुझे काफी ज्यादा ही खुशी हुई थी, और ये सब सिर्फ तुम्हारी वजह से हो पाया। सही में तुम काफी ज्यादा ही कमाल हो। ये सुनते ही हिमिकावा भाई रोने लग जाती है क्योंकि आज से पहले किसी ने भी उसके काम की तारीफ नहीं करी, और उसकी आंखों में आंसू देखकर हमारा बंदा थोड़ा सा घबरा जाता है कि उसने पहली डेट पर लड़की को यार रुला दिया। तो यार वो उससे सॉरी कहने लगता है, पर हिमिकावा उससे कहती है कि कोई नहीं, मुझे ये अच्छा लगा, अब ये मोमेंट परफेक्ट था। तो यूकी हमारे बंदे से कन्फेशन करने के लिए कहती है, तो हमारा बंदा पूरा एनर्जी इकट्ठा करता है और हिमिकावा से कहता है कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। हिमिकावा यहाँ पर फुल सस्पेंस में, और हमारा बंदा उससे कहता है कि क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी। ये सुन के हिमिकावा शॉक हो जाती है और कहती है क्या, मुझे लगा था कि तुम मुझे प्रपोज करने वाले हो। जिस पर वो कहता है कि हाँ वैसे तो मैं यही करने वाला था, लेकिन अभी तुम भी मुझे नहीं जानती हो और मैं भी तुम्हें नहीं जानता हूँ, तो पहले हम दोस्त बनते हैं क्योंकि तुमने मेरी सेकंड साइड नहीं देखी है जो कि काफी डरावनी है, जिससे मुझे भी डर लगता है। इसीलिए पहले हम दोस्त बनते हैं, फिर मैं तुम्हें प्रपोज करूंगा। हिमिकावा हंसते हुए उसकी दोस्त बनने के लिए तैयार हो जाती है और कहती है कि मुझे इम्प्रेस करना इतना भी आसान नहीं होगा। जिसके बाद वो वहाँ से जाने लग जाती है। जाने से पहले वो हमारे बंदे से कहती है कि क्या मैं तुम्हारे लिए खाना बना सकती हूँ। इस पर हमारा बंदा शौक होकर कहता है कि हाँ बिल्कुल बना सकती हो, और फिर वो वहाँ से निकल जाती है। यूका पीछे से आती है और उसे एक लड़की की फोटो दिखाते हुए कहती है कि अब तुम्हें इसका बॉडीगार्ड बनना होगा। यूकी कहती है कि ये तो तुम्हारी पहली दोस्त बनी है, लेकिन समुद्र में बहुत सारी मछलियां हैं जिन्हें कि तुम्हें एक्सप्लोर करना चाहिए, और एक ऐसी मछली को ढूंढना चाहिए जो कि तुम्हारे लिए काफी अच्छी हो। और ये सारी बातें हमारा बंदा ध्यान से सुन रहा होता है और इसके लिए मान जाता है। अगले दिन ये लोग उसी लड़की के अंकल से मिलने के लिए जाते हैं जिनका नाम मित्सुहिको था, और भाई बंदा बॉडी बिल्डिंग का काफी ज्यादा ही शौकीन लग रहा है। खैर इस लड़की का नाम शी है और अंकल जी इसी के लिए हमारे बंदे को हायर करना चाहते हैं एक पर्सनल बॉडीगार्ड के लिए। वो बताते हैं कि हाल ही में शी के फादर की डेथ हुई, लेकिन मरने से पहले उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी और बिजनेस सी के नाम कर दिया। लेकिन इस चीज से इनकी जो बड़ी बहन है वो बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि ये सारा बिजनेस उन्हें मिलना चाहिए। इसीलिए वो कहीं ना कहीं सी को मारने की कोशिश करेंगी, और र्यूमर ये फैले हैं कि उन्होंने एक असैसिन को हायर भी किया है सी को मारने के लिए। इसीलिए हम चाहते हैं कि तुम सी को बचाओ। लेकिन वो यहाँ पर एक शर्त रखते हैं हिकारू के सामने कि किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि हिकारू शी का बॉडीगार्ड है। ये सुनकर हिकारू थोड़ा सा कंफ्यूज होता है, अगर ये छुप कर रहेगा तो भाई अपना काम कैसे करेगा। पर साकी एक फेक स्टूडेंट आईडी लेकर आती है और उससे कहती है कि आज से तुम्हारा नाम होगा ओशिमा, एक नया थर्ड ईयर स्टूडेंट। तभी से हिकारू से हाई स्कूल पार्टी में जाने के लिए रिक्वेस्ट करती है, लेकिन हमारा बंदा मना कर देता है क्योंकि वहाँ पर खतरा हो सकता है। जिस पर सी उसे मनाने के लिए अपना मासूम चेहरा दिखाती है और हमारा बंदा चेहरे को देखकर पिघल भी जाता है। फिर हम देखते हैं कि ये लोग हाई स्कूल पार्टी में थे जहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स के बीच में बैठकर सी को काफी ज्यादा ही नर्वस फील हो रहा होता है और वो सोच रही होती है कि आखिर मैं इन्हें अपना इंट्रोडक्शन कैसे दूंगी। लेकिन फिर भी वो हिम्मत कर कर उठती है और उन्हें अपना इंट्रोडक्शन देती है। जिसके बाद वो सोच रही होती है कि अब मैं क्या बोलूं, अब मैं क्या बोलूं। लेकिन तभी हमारा बंदा भी उठता है। उसे देखकर साकी सोचती है कि अब पता नहीं ये क्या कहने वाला है। हिकारू जोश में अपना इंट्रोडक्शन देता है और फिर वो सोचता है कि चलो इन्हें इम्प्रेस करते हैं, और इम्प्रेस करने के चक्कर में वो बहुत सारी बियर एक ही बार में पी जाता है। ये चीज सबको अजीब लगती है, लेकिन सबसे ज्यादा अजीब तब लगता है जब हिकारू को कुछ होने लगता है और वो अपने मुंह से उन सारी बियर्स को एक जेली के फॉर्म में निकाल देता है। उसे लगता है कि इस ट्रिक को देखकर सभी लोग काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाएंगे, लेकिन ये चीज सबको काफी ज्यादा ही डिस्गस्टिंग लगती है। तभी उनमें से एक हैंडसम सा बंदा उठता है और अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर देता है, और वो बताता है कि उसका नाम नारुको है।
जिसे देखकर भाई वहाँ की सारी लड़कियां उस पर फिदा हो जाती हैं और उसके पास जाकर उससे बातें करने लग जाती हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग वापस से पार्टी से घर जा रहे थे और इसी वक्त हमारा बंदा सी से पूछता है कि आखिर तुमने अपने आप को पार्टी में आने के लिए फोर्स क्यों किया? क्या तुम अपनी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी कर रही थी ताकि तुम बिजनेस को अच्छे से संभाल सको? सी कहती है कि ऐसा नहीं है, मैं बस अपने फादर से किए गए प्रॉमिस को पूरा करना चाहती हूँ। उन्होंने मरने से पहले मुझसे कहा था कि मुझे डरना छोड़कर अपनी जिंदगी को खुलकर जीना चाहिए, तो मैं बस वही करने की कोशिश कर रही हूँ। और भाई ये कहते हुए वो रोने लग जाती है। इस पर हिकारू उसे शांत करते हुए कहता है कि ठीक है, तुम अपनी जिंदगी जियो, तुम्हारे ऊपर कोई भी खतरा आएगा मैं तुम्हें बचाऊंगा। ये सुनकर सी थोड़ा ब्लश करने लग जाती है। तभी हम देखते हैं कि छुपकर कोई उनकी बातें सुन रहा होता है और वो और कोई नहीं नारुको था। और भाई यही वो असैसिन है जो किसी को मारने के लिए अपॉइंट हुआ है। अगले दिन नारुको आराम से मसाज ले रहा था, तभी फ्यूरी आती है और उसे डांटते हुए पूछती है कि आखिर इतना टाइम क्यों लग रहा है, और वो बार बार यही कंप्लेन कर रही थी, जिससे नारुको काफी इरिटेट हो जाता है और अपनी एबिलिटी से उसे थोड़ा काम कर देता है और कहता है कि अब मैं सबको संभाल लूंगा। वहीं दूसरी तरफ हम क्लास में अपनी टीम को देखते हैं, जहाँ पर भाई साकी ये देखकर हैरान थी कि हिकारू भाई पढ़ने में काफी ज्यादा ही ध्यान दे रहा है। वो उससे ये पूछती है तो वो कहता है कि मुझे नई चीजें सीखने में काफी मजा आती है, और वो बार बार क्वेश्चन भी कर रहा था टीचर से। वहीं बाहर हम नारुको को देखते हैं जो कि भाई मेडिटेशन कर रहा था। कुछ देर बाद वो अपनी साउंड टेक्निक का यूज करता है, जिससे कि हाई फ्रिक्वेंसी वाइब्रेशन पैदा होती है और पूरे क्लासरूम की ग्रेविटी अचानक से बढ़ जाती है। ये देखकर हिकारू हैरान होता है। तभी अचानक से क्लासरूम की सीलिंग टूटकर सी के ऊपर गिरने वाली होती है, पर हमारा बंदा क्विक रिफ्लेक्सेस दिखाता है और अपने अंदर तुरंत ही इंजेक्ट कर लेता है इंजेक्शन को और तुरंत ही शी को बचा लेता है। ये सब कुछ नारुको देख लेता है और उसे हिकारू के ऊपर शक होता है, क्योंकि कोई भी इंसान उसके अटैक से इतनी जल्दी बच ही नहीं सकता है, और वो समझ जाता है कि हिकारू एक पॉइजन मास्टर है। इधर हिकारू आज के इंसिडेंट के बारे में सी के अंकल को सब कुछ बता देता है, लेकिन यहाँ पर सी कल होने वाली ट्रिप को लेकर थोड़ी परेशान होती है कि क्या अंकल अब उसे उस ट्रिप में जाने देंगे, जिस पर मे कहती है कि पूछ के देख लेना। फिर हम देखते हैं कि वो अपने अंकल से कल के ट्रिप के बारे में पूछ रही होती है, लेकिन सरप्राइजली उसके अंकल उसे भेजने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि सी हमारे बंदे के साथ निकल जाती है अपने ट्रिप के लिए, और तभी हमें पता चलता है कि असल में अंकल जी को नारुको ने अपने कंट्रोल में कर लिया था। कुछ देर बाद सभी स्टूडेंट बस से कैंपिंग लोकेशन की तरफ निकल लेते हैं। बस में हिकारू सोच रहा था कि अगर उसे असैसिन को रोकना है तो उसे उससे सीधे मुकाबला करना होगा, और यही सब सोचते हुए वो कैंपिंग साइट तक पहुंच जाता है। वहां पहुंचते ही तो अपना भाई भैया लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए अपनी कुकिंग स्किल दिखाने लगता है। उसके कॉन्फिडेंस और खाना बनाने के स्टाइल को देखकर लोग उससे काफी ज्यादा ही अट्रैक्ट हो रहे होते हैं, लेकिन वहीं पर शी अभी भी हेजिटेट कर रही होती है। पर वो अपनी हिम्मत जुटाती है और सभी के सामने एक छोटा सा मैजिक शो परफॉर्म करती है, जो कि भाई सभी को काफी ज्यादा ही पसंद आ जाता है और सभी लोग उसके परफॉर्मेंस को देखने भी लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ नारुको भाई कुछ और ही दिखाकर लड़कियों को इम्प्रेस कर रहा था। खैर दिन के आखिरी में हिकारू शी की तारीफ करता है कि तुमने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। शी शर्माते हुए कहती है ये तो बस उसके फादर ने सिखाया था उसे। तभी अचानक से एक स्टूडेंट सभी से पूछता है कि क्या किसी ने क्लैडलिन कर्ज के बारे में सुना है, जिस पर सब मना कर देते हैं। तो वो कहानी सुनाने लगता है कि इस एरिया में पहले एक विलेज हुआ करता था, जहां पर लोग अपने देवताओं को अपने बच्चों का सेक्रीफाइस किया करते थे। कहा जाता है कि वर्ल्ड वॉर तक की ये ट्रेडिशन चलता रहा, लेकिन जैसे ही वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ ये ट्रेडिशन भी बंद करा दिया गया, जिसके बाद से इस विलेज में नेचुरल डिजास्टर आने लग गए और ये पूरा विलेज तबाह हो गया। ये सारी बातें सुनकर कुछ लड़कियां तो डरने लग जाती हैं, लेकिन फिर वो बताता है कि ये बस एक मनगढ़ंत कहानी है, कुछ भी सच्चाई नहीं है, जिससे कि सब लोग थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं। लेकिन तभी वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो एक करेज गेम खेलेंगे और उनकी डेस्टिनेशन वही टेंपल होगी जहां पर बच्चों को सैक्रिफाइस किया जाता था। तभी कुछ लड़कियां नोटिस करते हैं कि वहां पर नारुको तो है ही नहीं, तो वो उसे ढूंढने के लिए निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ नारुको जंगल में भागते हुए ट्रैप लगा रहा होता है सी के लिए, और फिर मुस्कुराते हुए कहता है कि अब शी तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता। वहीं दूसरी तरफ गेम स्टार्ट हो चुका था और पहला पेयर ही हिकारू और शी का था। शी तो यहाँ पर काफी ज्यादा ही डर रही होती है और हिकारू से कहती है कि मैंने तुम्हें कहाँ फंसा दिया, मेरी वजह से तुम भी यहाँ पर आ गए। जिस पर वो कहता है कि अरे कोई नहीं, तुम्हें एंजॉय करना चाहिए और बचाने के लिए मैं हूं ना। तभी अचानक से वहाँ पर एक बोर्ड आ जाता है, जिसे देखकर सी तो भैया डर जाती है, लेकिन हमें पता चलता है ये तो एक सेल्फी पॉइंट है, जहाँ पर ये लोग सबसे पहले एक बढ़िया सी फोटो खींचते हैं मेमोरी के लिए। और जैसे ही सी उस फोटो को देखती है तो उसे हिकारू की जगह एक काला साया था। वो हिकारू से पूछने के लिए जैसे ही पीछे मुड़ती है तो वहाँ पर हिकारू था ही नहीं, तो वो हिकारू को ढूंढने के लिए जंगल के अंदर जाने लग जाती है।
तभी उसे एक पेड़ के पास हिकारू दिखता है, जिसे जैसे ही वो बुलाती है तो अचानक से वो हिकारू उसी काले मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे देखकर सी तो काफी ज्यादा ही डर जाती है और उससे भाई भागने की कोशिश करती है। भागते भागते वो उसी टेम्पल के अंदर पहुंच जाती है और गेट लगा देती है। इस पॉइंट पर इसकी काफी ज्यादा ही फट रही होती है, वो थोड़ी सी शांत होती है। तभी वो देखती है कि उसके सामने उसके फादर हैं, जो कि उसके पास आते हैं और उससे कहते हैं कि काफी ज्यादा ही थक गई हो ना, आराम कर लो। उन्हें यहाँ पर देखकर वो उनसे पूछती है कि आखिर यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं। तो वो बोलता है कि मैं तुम्हें लेने आया हूँ, मुझे तुम्हारी काफी ज्यादा याद आती है, तुम सारी चीजों से थक गई हो ना, चलो मेरे साथ चलो। और ऐसे ही कर वो उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं और डेथ के बारे में सोचने के लिए कहते हैं और हमारी बंदी इजीली मैनिपुलेट हो भी जाती है। तभी उसके सामने एक फांसी का फंदा होता है, जिस पर उसके फादर चढ़ने के लिए कहते हैं और भाई वो चढ़ने भी लगती है, लेकिन अचानक से उसका दिमाग ठीक हो जाता है और वो उस टेम्पल से बाहर कूद जाती है। अब खाई में गिरते हुए उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए, वो कैसे बचे। तभी वो एक छतरी निकालती है, लेकिन हवा का प्रेशर इतना ज्यादा था कि वो छतरी भी टूट जाती है और उसे लग रहा था कि अब तो भाई उसका राम राम सत्य हो जाएगा। लेकिन तभी वहां पर हिकारू की एंट्री होती है, जो कि भाई वाटर प्रेशर से एक कुशन बना देता है और अपने साथ हमारी बंदी को भी बचा लेता है। सी पूछती है कि आखिर तुम कहाँ चले गए थे। हिकारू कहता है मैं नहीं, तुम गई थी, मैं तुम्हें रोकने के लिए जैसे ही बढ़ा किसी ने मेरे ऊपर अटैक कर दिया और वैसे ही तुम मेरे सामने से गायब हो गई। तभी वहाँ पर नारुको आता है और कहता है वाह तुम बच गई, और ये कहकर वो तुरंत उनके सामने आ जाता है। इस पर हमारा बंदा सतर्क हो जाता है, पर नारुको कहता है कि मैं तुम्हें ऐसे नहीं मारूंगा, मुझे इसे एक्सीडेंट दिखाना है ताकि मेरे क्लाइंट के ऊपर कोई शक ना करे। और ये कहकर वो वहाँ से निकल लेता है। इधर हिकारू भी सी से चलने के लिए कहता है, क्योंकि ये जगह अब उसके लिए सेफ नहीं थी, पर सी के पैर डर के मारे भाई काम ही नहीं कर रहे थे। तो हिकारू कहता है कि जल्दी से मेरी पीठ पर चढ़ जाओ, लेकिन सी उसके आगे लटक जाती है। ये चीज हमारे बंदे को समझ नहीं आती, लेकिन इस पॉइंट पर उसे सी को बचाना था, तो वो ऐसे ही भागने लग जाता है। हारुको अपनी साउंड टेक्निक की मदद से उन्हें बहुत सारी डिप्रेसिंग वॉइस सुनाता है ताकि वो लोग उससे मैनिपुलेट हो जाएं। लेकिन हिकारू इससे बचने के लिए सी को ईयरबड्स लगाने के लिए देता है, पर सी उसे हेडफोन बना देती है, जिस पर नारुको कहता है कि ये तुम्हारा सबसे बेकार मूव था, क्योंकि मेरे साउंड वेव ब्लेड्स की तरह काम करते हैं और ऐसा होता भी है। हमारे बंदे के ऊपर बहुत सारे साउंड ब्लेड्स अटैक करने के लिए बढ़ते हैं, लेकिन हमारा बंदा हर एक अटैक से बच रहा होता है, जो देखकर नारुको पहले हैरान हो जाता है, लेकिन फिर वो चिल हो जाता है, क्योंकि उसका मेन टारगेट तो शी है ना, और उसने सी तक की अपनी वाइब्रेशन पहुंचा दी थी, जिससे सी उसके कंट्रोल में आ भी जाती है। और ये चीज हमारा बंदा समझ जाता है। सी तुरंत उसकी गोदी से उतरती है और वहां से दूर जाने लग जाती है। नारुको की टेक्निक की वजह से शी को अपने अंकल दिखाई देने लगते हैं, जो कि उससे कहते हैं कि वो उसके लिए एक बोझ की तरह है और उन्होंने ट्रिप पर उसे इसीलिए भेजा ताकि वो मर जाए और वो उससे पीछा छुड़ा सकें। ये सब सुनकर बंदी सही में ट्रॉमेटाइज होने लगती है, लेकिन तभी वहां पर हमारा बंदा आता है और उस अंकल के मुंह पर एक लात मार देता है और सी को विश्वास दिलाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, उसके अंकल तो काफी ज्यादा ही अच्छे हैं और उन्होंने हिकारू को इसलिए भी सेलेक्ट किया था क्योंकि वो वन ऑफ द बेस्ट असैसिन में से एक था और उन्हें लगता था कि सी उसके साथ सेफ रहेगी, इसीलिए उन्होंने उसे हायर किया। ये सब सुनने के बाद सी नारुको के कंट्रोल से बाहर आ जाती है और हमारा बंदा उसे बेहोश कर देता है ताकि वो उसे बचा सके, और फिर वो नारुको से कहता है कि सी एक अच्छी लड़की है तो उसको परेशान करना बंद करो। इधर साकी गेरू और सी को ढूंढ रहे थे, तभी वो लोग वहाँ पर आ जाते हैं। हमारी बंदी ये देखकर हैरान थी कि सी आखिर उसके ऊपर ऐसे क्यों चिपकी हुई है, तो हमारा बंदा उसे सब कुछ बता देता है और फिर कहता है कि जल्दी से इसे लेकर यहाँ से दूर चले जाओ, क्योंकि उसे लगता था कि वापस से नारुको उसके ऊपर अटैक करेगा, और ऐसा होता भी है। नारुको उसके ऊपर बहुत सारी साउंड वेव से अटैक भी करता है, जिससे हमारा बंदा बच रहा होता है और डिसाइड करता है कि वो उसकी सारी वायर्स को काट देगा। वो उनके ऊपर एसिड डालता है, लेकिन वो इतनी तेजी से वाइब्रेट कर रही थी कि एसिड का असर भी उनके ऊपर नहीं होता है। नारुको उन वायर्स की मदद से बहुत बड़ा जाइंट बनाकर हिकारू के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन अचानक से वो जाइंट रुक जाता है। ये देखकर नारुको हैरान होता है और डायरेक्ट उस जाइंट के पास पहुंचता है। तभी उसे पता चलता है कि हिकारू ने कुछ मेडिसिन्स की मदद से वहां पर पेड़ों को इंस्टेंट ग्रो कर दिया था, जिन्होंने उसे पकड़ लिया है और उसकी स्टिंग्स भी टूटने लग गई हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सभी स्टूडेंट्स उस जाइंट को देखकर काफी डर जाते हैं और वहां से निकलने की कोशिश करते हैं, पर लैंडस्लाइड की वजह से रास्ता ब्लॉक हो चुका था, तो वो वहां से बाहर नहीं निकल सकते थे। तभी अचानक से उन सभी को नारुको की साउंड वेव सुनाई देती है, जिसकी वजह से उनके अंदर का जो डर था वो एक्सट्रीम लेवल पर बाहर आने लग जाता है और सभी लोगों को जंगल के गॉड की कहानी सच लगने लगती है और उन्हें लगता है कि अब वो सभी लोग मरने वाले हैं। सीनियर डरते हुए कहता है कि अगर हमें बचना है तो हमें रिचुअल को फॉलो करना होगा और हमें से जो छोटा है उसे सैक्रिफाइस करना होगा। ये सुनते ही सब लोग अपना आईडी कार्ड दिखाने लगते हैं, क्योंकि उसमें उनकी एज लिखी हुई थी और इस पॉइंट पर हमारी जो सी थी वो उनमें से सबसे ज्यादा छोटी थी। जैसे ही ये चीज
चीज इन लोगों को पता चलती है तो सभी लोग पागलों की तरह सी को पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं और इसी के साथ भाई यहाँ पर एक खतरनाक चेजिंग सीन स्टार्ट हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हिकारू को लग रहा था कि नारुको उसके ऊपर वायलेंस से साउंड टेक्निक का यूज करेगा, लेकिन बंदा हमारा वायलेंट फेंक के मार देता है और फिर भागना स्टार्ट कर देता है क्योंकि भाई उसकी लॉन्ग रेंज एबिलिटीज हैं। वो क्लोज में हिकारू से फाइट नहीं कर सकता है, पर हिकारू फिर भी उसका पीछा करता है। नारुको उससे कहता है कि सही में तुम कितने बेवकूफ हो पॉइजन मास्टर, क्योंकि चाहे मेरी टारगेट बच के सीईओ बन क्यों ना जाए तब भी उसकी मुसीबतें कम नहीं होने वाली। इसके बाद सब उससे नफरत करेंगे और उसे तोड़ने की पूरी कोशिश करेंगे। सोसाइटी पूरी तरीके से खराब हो चुकी है और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी शी के लिए बहुत ज्यादा ही है क्योंकि वो बहुत कमजोर है। एक वीकलिंग जिसे स्ट्रॉन्ग दुनिया का सामना करना पड़ता है उसके लिए हमेशा मुश्किलें बढ़ती हैं, चाहे वो कितनी ही मेहनत क्यों ना कर ले, चाहे वो जितनी भी मर्जी जोर लगा ले। पर इस ताकतवर लोगों की दुनिया में कमजोर लोग कभी भी सरवाइव नहीं कर पाते। हिकारू कहता है कि ओ नारुको, क्या तुम डरे हुए हो? क्योंकि तुम्हें भी पता है कि शी कितनी ज्यादा ही टफ है। तुमने उसको कितनी बार मैनिपुलेट करने की कोशिश किया लेकिन वो तुम्हारे हर एक ट्रैप को आसानी से तोड़ के निकल आई। एक दिन वो जरूर और ज्यादा ही ताकतवर हो जाएगी। मुझे तो लगता है कि हम जैसे लोग जिन्हें ताकतवर होने के लिए फोर्स किया जाता है, सी उनसे भी ज्यादा ताकतवर है। नारुको कहता है कि सही में हमारी सोच बिल्कुल भी नहीं मिलती है। तभी अचानक से वो जहाँ पहुँचना चाहता था वहाँ पहुँच जाता है। फूटॉन साइड ये एक ऐसी गैसेज होती है जो कि ट्रीज अपनी बॉडी से रिलीज करती है और ये गैसेज किसी को भी हील करने के लिए काफी ज्यादा ही इफेक्टिव होती है। नारुको इन्हीं को इनहेल करना चाहता था ताकि वो अपनी वापस से फुल पावर में आ सके। वो तुरंत ही वहां पहुंचकर उन सारी गैसेस को इनहेल करने लग जाता है और कहता है कि अब मैं वापस से अपनी ताकत में आ गया। लेकिन अचानक से भाई उसको एक झटका लगता है और उसे पता चलता है कि हकीकत में जो उसने इनहेल किया है वो कोई पोशन नहीं है, पॉइजन है जो कि उसकी पूरी बॉडी को अंदर से डैमेज कर रही है। वो तुरंत ही उस पॉइजन को बाहर निकालने की कोशिश करता है लेकिन हिकारू उसके मुंह को पकड़कर फेंक देता है दूर और कहता है कि आखिरकार तुम मेरी जाल में फंसी गए, ये मैं नहीं लगाया था, अब तुम मरने वाले हो। लेकिन हम देखते हैं कि नारुको को बिल्कुल भी इस चीज का गम नहीं होता है। वहीं दूसरी तरफ ये दोनों बच्चों से भागते हुए फिर रहे थे। जब बच्चों को कोई भी नहीं मिलता है तो वो किसी और को बलि बनाने के लिए ढूंढते हैं। उसी समय साकी को वहां से बाहर निकलने का रास्ता भी मिल जाता है और वो सी से वहां से भाग जाने के लिए कहती है, लेकिन सी साफ साफ मना कर देती है क्योंकि उसका कहना था कि अगर उसने इन सबको नहीं रोका तो वो उसकी जगह किसी और लड़की को मार देंगे और वो ऐसा नहीं चाहती है। इस पर साकी कहती है तो अब क्या? तो वो कहती है कि मेरे पास एक प्लान है। इधर उन लोगों को एक लड़की मिल भी जाती है बलि देने के लिए और वो उसे मारने ही वाले थे कि तभी सी उनके पास आ जाती है एक विच की कॉस्ट्यूम में। उसे देखते ही वो लोग उसे पकड़ने के लिए भी बढ़ते हैं लेकिन सी अपनी मैजिकल ट्रिक दिखाती है और लोगों को विश्वास दिलाने की कोशिश करती है कि उसे मैजिक आता है और वो इस मॉन्स्टर को रोक सकती है। पर किसी को भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता है और वो लोग कहते हैं कि अगर तुम उन्हें रोक सकती थी तो पहले क्यों नहीं रोका। ये सुनते ही सी थोड़ी सी घबरा जाती है और सोचने लगती है कि उसे अब क्या कहना चाहिए। लेकिन तभी वो उनसे कहती है कि मैं बस अपनी पावर्स को इकट्ठा कर रही थी ताकि मैं अब उसका यूज कर सकूं। ये सुनते ही वो सभी लोगों को उसकी बातों पर विश्वास होता है और वो डायरेक्ट उसे उसी मॉन्स्टर के सामने ले जाते हैं। अब एज अ ओवर थिंकर होने के कारण उसके दिमाग में बहुत सारे ख्याल आने लगते हैं कि क्या वो सही में इसे एक्सरसाइज कर पाएगी या उसकी पोल खुल जाएगी। अगर पोल खुल गई तो क्या होगा, और ऐसी ही चीजें वो अपने दिमाग में बहुत ज्यादा इमेजिन करने लग जाती है, मतलब डिमोटिवेट फील कर रही होती है। तभी मैं उसका हाथ पकड़ती है और उससे कहती है कि मुझे भरोसा है तुम कर लोगी, और बस ये हाथ पकड़ना ही उसे हिम्मत दे देता है और वो यहाँ पर एक फायर मैजिक करती है। इधर हिकारू भी उस मॉन्स्टर के ऊपर छलांग मार देता है क्योंकि साकी ने उसे प्लान के बारे में सब कुछ बता दिया था। हिकारू उस मॉन्स्टर के ऊपर एक एसिडिक लिक्विड फेंकता है और जैसे ही वो उस आग से कनेक्ट करती है तो वो मॉन्स्टर पूरी तरीके से जलने लग जाता है और ये देखकर सभी लोगों को लगने लगता है कि वो मॉन्स्टर खत्म कर दिया है सी ने। फिर सी उन लोगों से कहती है कि जल्दी से एक कैंप फायर स्टार्ट कर दो। इधर हम देखते हैं नारुको हिकारू से कहता है कि आखिरकार तुमने मुझे हरा ही दिया। हिकारू कहता है कि मैंने नहीं, शी ने तुम्हें हराया है अपने डर पर काबू करके। तभी नारुको को अपना बचपन याद आता है जहाँ पर उसके फादर ने उसे सिखाया था कि कमजोरों की इस दुनिया में कोई भी जगह नहीं है, वो हमेशा मारे जाते हैं। और इसी सीख को याद करते हुए उसने गुस्से में आकर अपने भाई को ही मार दिया था। इस पॉइंट पर भी वो यही कहता है हिकारू से कि शायद मैं ताकतवर नहीं हूँ, कमजोर हूँ, तुम्हें मुझे मार देना चाहिए, क्यों नहीं मार रहे हो। जिस पर हिकारू कहता है कि इस दुनिया में सबको जीने का अधिकार है, वो चाहे कमजोर हो या ताकतवर, सब एक ना एक दिन किसी न किसी वजह से ताकतवर बनते ही हैं। और ये कहकर वो वहाँ से निकल जाता है।
फिर वो डायरेक्ट सी के पास पहुंचता है और आज के कारनामे के लिए उसे भाई वो बहुत ज्यादा ही अप्रिशिएट करता है, जिस पर सी उसे एक प्रेजेंट देते हुए उसका फेवरेट मिक्सी मैक्स कैंडी लाती है, जो कि काफी ज्यादा ही बड़ी होती है। इसे देखकर हिकारू काफी ज्यादा ही खुश हो जाता है और कहता है ये तो एक हिस्टोरिकल मूवमेंट है, इससे बड़ा मिक्सी मैच मैंने आज तक कभी नहीं देखा। उसे एक कैंडी के लिए पागल होता हुआ देखकर साकी तो भाई काफी ज्यादा ही हैरान होती है। अगले दिन इन सभी को कुछ भी याद नहीं होता है, बस उनके दिमाग में सी की एक धुंधली सी विच वाली ड्रेस में तस्वीर बनी होती है और उसी को देखते हुए वो भाई सी को अलग अलग नामों से पुकार रहे होते हैं। तभी वहां पर होती है एंट्री भाई सी के अंकल की, जो कि भाई बहुत ज्यादा ही खतरनाक थी। फुल ऑरा फार्मिंग करते हुए वहां पर पहुंचता है हमारा बंदा। यहाँ पर सी हिकारू को थैंक यू कहते हुए शाबाशी देने की कोशिश करती है, लेकिन हिकारू अपना सर हटा लेता है और कहता है कि क्या कर रही हो। सी कहती है कि वो तो बस अपने डैड की तरह उसे शाबाशी देना चाहती है। हिकारू कहता है तो तुम साकी को भी दे सकती हो, तो वो कहती है कि मैंने उसे पहले ही दे दी है, अब तुम्हारी बारी। यहाँ पर साकी उसे समझाती है कि कोई नहीं कर लो, तो हमारा बंदा भी शांति से शाबाशी ले लेता है और इस पर भाई साकी उसकी वीडियो बना लेती है। इधर नारुको का मिशन तो फेल हो चुका था, तो वो आंटी को सब कुछ बता देता है और उनसे जितना भी रुपए लिया था वो उन्हें वापस से रिफंड कर देता है। लेकिन आंटी यहाँ पर सुधरती नहीं है, वो एक और असैसिन को हायर करती है, लेकिन हमारा बंदा पहुंचकर उसे एक ही झटके में निपटा देता है। आंटी उनसे कहती है कि अब तुम यहाँ पर क्या लेने आए हो, मेरी जायदाद या मुझे मारने आए हो। जिस पर सी उसके पास आती है और झुककर उनसे कहती है कि मुझे आपका साथ चाहिए ताकि मैं एक काबिल बिजनेसमैन बन सकूं, जैसे मेरे फादर चाहते थे। ये सुनकर भाई आंटी को अपने भाई की बात याद आ जाती है, जहाँ पर उन्होंने उससे कहा था किसी का ख्याल रखना, मैं उसे तुम्हारे भरोसे छोड़ के जा रहा हूँ। और ये सब याद कर कर आंटी का दिल थोड़ा पिघल सा जाता है और वो सी के साथ होने के लिए मान जाती हैं। ये सुनकर अंकल तो रोने लग जाते हैं। सी हिकारू और साकी की तरफ देखती है, लेकिन तब तक वो वहाँ से खिसक चुके थे। लेकिन सी उनका पीछा कहाँ ही छोड़ने वाली थी, वो भी अपनी बाइक लेकर डायरेक्ट उन्हीं के पास पहुंच जाती है और उनसे कहती है कि इतनी जल्दी तुम नहीं जा सकते हो, अभी एक छोटा सा काम बाकी है, और उन्हें एक ड्रिंकिंग पार्टी के लिए इनवाइट करती है। फिर हम देखते हैं वही जगह पर जहाँ पर ये सभी लोग बैठकर ड्रिंकिंग पार्टी कर रहे होते हैं, जहाँ पर साकी तो भाई खाने पे कंसंट्रेशन कर रही होती है, जिस वजह से बिल्कुल शांति होती है, क्योंकि ये दोनों तो ठहरे एक इंट्रोवर्ट इंसान। साकी इस चीज को नोटिस कर लेती है और सोचती है कि अब मुझे भी बात करने के लिए कोई टॉपिक ढूंढना पड़ेगा, वरना यहाँ पर मामला तो गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन तभी हमारा हिकारू उठता है और कहता है कि मैं एक ट्रिक दिखाऊंगा। ये देखकर हमारी बंदी बिल्कुल शॉक हो जाती है कि कहीं भाई उस दिन जैसी कोई बियर वाली ट्रिक दिखा दी तो यहाँ पर तो पोपट हो जाएगा इसका। लेकिन हिकारू उसे विश्वास दिलाता है। फिर वो अपना मैजिक स्टार्ट करता है, अपने हाथों में से एक फूल निकालता है और फिर वो उसे आसमान में उछालता है, जिससे कि अंधेरा हो जाता है और आसमान से बहुत सारे फ्लावर्स स्प्रिंकल होने लग जाते हैं। ये देखकर ये दोनों ही काफी ज्यादा हैरान होते हैं और भाई सी को तो ये मैजिक काफी ज्यादा ही अच्छा लगता है और सी भी अपने मैजिक ट्रिक उसे दिखाने लगती है, जिससे एक्साइटेड होकर हिकारू भी उसे अपने मैजिक ट्रिक दिखाने लग जाता है। ये चीज भाई हमारी बंदी देख रही होती है और फाइनली वो सोचती है कि चलो इन लोगों के बीच में किसी चीज को लेकर तो टॉपिक स्टार्ट हुआ, और यही चीज देखते हुए उसे धीरे धीरे करके नींद आ जाती है। इधर ये दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं, जहाँ पर हिकारू सी को कांग्रेचुलेट करता है उसके सीईओ बनने के लिए। इस पर शी पूछती है कि क्या हम लोग फिर से नहीं मिलेंगे, जिस पर वो कहता है कि मेरा मिशन अब पूरा हो चुका है, तो शायद नहीं। इस पर सी कहने लगती है कि शायद मैं थोड़ी ग्रीडी हूँ, मुझे अपने जीवन में बहुत कुछ करना है और इसके लिए मैं ना अपना सीईओ बनना छोड़ सकती हूँ, ना किसी के प्यार में पड़ना। ये सुनते ही हमारा बंदा थोड़ा सा शॉक हो जाता है और इस पॉइंट पर ऐसा लगने वाला था कि भाई सी हमारे बंदे को प्रपोज करने वाली है। लेकिन तभी वहाँ पर यार एंट्री हो जाती है अंकल जी की, जो कि सी को लेने के लिए आए थे और भाई सी अब कुछ भी नहीं कह पाती है। लेकिन जाने से पहले शी अपने हिकारू से नंबर मांगती है ताकि वो दोनों कांटेक्ट में रह सकें, जिस पर हमारा बंदा नंबर दे भी देता है और वो वहाँ से निकल लेती है। यहाँ हमारे बंदे को समझ नहीं आ रहा था कि क्या सी सही में उसे लाइक करती है या सिर्फ पोलाइट बनने की कोशिश कर रही थी। इस पर भाई हमारी बंदी उसे थोड़ा टीज करते हुए कहती है कि शायद वो तुम्हें पसंद ही कर रही होगी, लेकिन चलो उसे छोड़ो, हमें नेक्स्ट टारगेट पे फोकस करना चाहिए। इस पर हमारा बंदा मना करते हुए कहता है कि नहीं, मुझे एक शादी अटेंड करनी है, और वो ये कहते हुए उसे बग मास्टर की फोटो दिखाता है, जिस पर साकी उससे कहती है कि ठीक है तुम शादी एंजॉय करो, और ये कहकर वहाँ से जाने लग जाती है। लेकिन तभी उसके पास एक ब्यूटीफुल बटरफ्लाई आती है, जिसके ऊपर भाई इन्विटेशन लिखा हुआ था बहुत खूबसूरती से। हिकारू से बताता है कि बग मास्टर ने मेरे साथ साथ
साथ तुम्हें भी इनवाइट किया है। ये सुनकर साकी काफी ज्यादा ही खुश हो जाती है। हिकारू कहता है कि भाई मैं पहली बार किसी की शादी में जा रहा हूँ तो लगता है मुझे नए आउटफिट खरीदने होंगे। इस पर हमारी बंदी भी कहती है कि हाँ मुझे भी ड्रेस खरीदनी होगी, इसके पैसे तुम दोगे। इस पर हमारा बंदा शॉक हो जाता है और कहता है ठीक है। अगले दिन वो लोग चर्च पहुंच जाते हैं जहाँ पर भाई सभी बच्चे बग्स से खेल रहे थे और ये देखकर साकी कहने लगती है कि ये तो एक रियल फेरी टेल की तरह है। तभी वहां पर एक बंदा आ जाता है जो कि भाई निडल्स से हिकारू के ऊपर अटैक कर देता है। अटैक लगते ही हिकारू जमीन पर गिर जाता है। ये देखकर भाई साकी का तो कलेजा बाहर आ जाता है, लेकिन हिकारू तुरंत उठता है और उसे रुपए देते हुए कहता है कि ये एक्यूपंचिंग करने के लिए शुक्रिया। और हमें पता चलता है कि ये तो हकीकत में हिकारू का दोस्त है जो कि एक निडल मास्टर है। खैर आगे वेडिंग स्टार्ट हो जाती है जहाँ पर भाई बग मास्टर एक धांसू वाली एंट्री लेता है अपनी ब्राइड को लेकर वहाँ पर, और उसे ऐसे देखकर हिकारू को भाई वो दिन याद आ जाता है जब वो पहली बार बग मास्टर से मिला था। हकीकत में जो हिकारू का क्लैन है वो बग क्लैन और निडल क्लैन का लीडर है, जिस वजह से इन लोगों का पावर डिफरेंस काफी ज्यादा ही है। और ये जो बग क्लैन वाले हैं वो पॉइजन क्लैन से काफी ज्यादा ही डरते थे, लेकिन जब बग मास्टर पहली बार हिकारू को देखता है तो उसे ऐसा नहीं लगता है कि बाकी पॉइजन मास्टर्स की तरह घमंडी होगा। इसीलिए वो एक दिन उसे ड्रिंक पार्टी के लिए बुलाता है और हिकारू खुशी खुशी उसकी ड्रिंक पार्टी को अटेंड भी करता है। और ऐसे ही कर इन दोनों के बीच में अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है। हिकारू ये सब सोचने में इतना ज्यादा खो जाता है कि उसे समझ ही नहीं आता कि अभी अभी क्या क्या हो गया। तो वो साकी से पूछता है कि ये क्या बोल रहा है। तो साकी उसे बताती है कि बग मास्टर बता रहे हैं कि वो पहली बार अपनी फियांसे से एक माउंटेन ट्रिप के दौरान मिला था, जिसके बाद इनकी बॉन्डिंग काफी ज्यादा ही स्ट्रांग हो गई और आज ये लोग यहाँ पर हैं। अब ये सब सुनने और देखने के बाद हमारा बंदा भी साकी से कहता है कि क्या मैं भी ऐसे ही हैप्पी मैरिड कर पाऊंगा, जिस पर साकी उससे कहते हैं कि बिल्कुल यार मैं हूं तो डरने की क्या बात है। भाई यहाँ पर तो सब अच्छा अच्छा चल रहा था, लेकिन हम देखते हैं कि कोई भाई बग मास्टर की खुशी से बिल्कुल भी खुश नहीं था। वो अपने बंदों को लेकर बग मास्टर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। इधर हमारे बंदा पूरी तरीके से सेंस कर लेता है कि कुछ तो खतरा आने वाला है, और उसके इसी सेंस को कंफर्म करने के लिए बग मास्टर की सबसे अच्छी दोस्त जो कि एक स्पाइडर है वो भी उसे बताती है कि हाँ कुछ खतरनाक लोग उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। तो हमारा बंदा इस माहौल को खराब किए बिना उस बंदे को ठिकाने लगाने के लिए निकलने की कोशिश करता है, लेकिन साकी रोक लेती है और कहती है कि अरे तुम्हारी अभी स्पीच होने वाली है। जिस पर वो कहता है कि स्पीच को तुम संभालना, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे पास काम है। और ये कहकर वो वहाँ से निकल लेता है। इधर ये बंदा अपने गुंडों को बता रहा था सारी प्लानिंग, लेकिन वो जैसे ही पीछे मुड़ता है तो वो देखता है कि भाई जूलिया ने इन सबको अपने वेब से बांध दिया है। लेकिन ये देखकर वो बंदा बिल्कुल भी हैरान नहीं था, उल्टा वो हिकारू के ऊपर बहुत सारी मिसाइल से अटैक कर देता है, जिससे कि वो एक फायर की भूल भुलैया में ट्रैप हो जाता है। वो बंदा बताता है कि एक्चुअली ये ट्रैप तो मैंने भाई शादी के सारे मेहमानों के लिए रखा था, लेकिन अब मुझे तुम पर ही यूज करना पड़ेगा। इस पॉइंट पर उसे लगा था कि हिकारू का खेल खत्म हो चुका है और वो मुड़कर जाने लगता है, लेकिन तभी उसे हिकारू की आवाज सुनाई देती है और वो जैसे ही पीछे मुड़ता है तो देखता है कि भाई जूलिया ने अपने वेब से हिकारू को चारों तरफ से कवर कर लिया था। अब वो वेब हटता है और हम देखते हैं कि हमारा बंदा ठीक था और उससे कहता है कि मुझे नहीं मालूम तुम बग मास्टर के पीछे क्यों पड़े हो, लेकिन मैं उनका ये स्पेशल दिन बर्बाद नहीं होने दूंगा। और भाई ये सुनते ही यहाँ पर फाइट स्टार्ट हो जाती है और हमें इस बंदे का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि ये एक पॉइंट पर कर्जे में बुरी तरीके से डूब चुका था। इसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं था, जिस वजह से उसे एक पपेट मास्टर को बेच दिया गया, जिसने कि इसकी पूरी बॉडी को मॉडिफाई कर दिया और इसकी बॉडी में छोटे छोटे ट्रिगर बॉम्ब लगा दिए और पपेट मास्टर के लिए काम करने लगा। असल में वो ये पावर्स पाकर काफी ज्यादा ही खुश था और अपने मिशंस को भी अच्छे से पूरा कर रहा था। लेकिन एक दिन उसकी फाइट होती है बग मास्टर से, जो कि उसके हाथ पैरों को उखाड़ देता है और उसको गले लगा लेता है और उससे कहता है कि अब तुम आजाद हो। लेकिन इस पॉइंट पर वो अपनी पावर से इतना ज्यादा ही ऑब्सेस्ड हो गया था कि वो अपने दिमाग में लगे मिनी बम को भी फोड़ने की कोशिश करता है बग मास्टर को मारने के लिए। लेकिन इतने में ही बग मास्टर अपने बग का यूज कर उसके उस बॉम्ब को भी भाई डिफ्यूज कर देते हैं और हकीकत में उसकी जान बचा लेते हैं। लेकिन यही चीज उस बंदे को इतनी ज्यादा बुरी लगती है क्योंकि उसे लगता है कि बग मास्टर ने उसके जीने की मकसद छीन लिया है और वो अब वापस से एक लाचार इंसान हो गया है जिसके पास जीने का कोई मकसद नहीं है। इसीलिए उसने बग मास्टर को बर्बाद करना ही अपना मकसद बना लिया। इसी के लिए वो फाइट करता है हिकारू से। इधर दूसरी तरफ हिकारू की स्पीच के लिए साकी स्टेज पर पहुंच जाती है और सबसे कहती है कि स्टेज फियर होने की वजह से हिकारू का पेट खराब हो गया है, तो उसकी जगह मैं उसका लेटर पढ़ूंगी। तोशी और ऐना, शादी की बहुत बहुत बधाई हो। मैंने इस बारे में कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारी भी शादी होगी, लेकिन देखो सब कुछ बदल गया और देखा जाए तो तुम्हारी वजह से ही मेरे अंदर भी उम्मीद आई कि कोई लड़की मुझे भी पसंद कर सकती है और जल्द ही मैं भी शादी करूंगा और ये सब बस तुम्हारी वजह से हो पाया है। तो तोशुकी,
क्या तुम मुझे बता सकते हो कि जब मुझे किसी की परवाह नहीं थी तो आखिरकार तुमने मेरी परवाह क्यों की? मैं पहले कभी भी तुम्हें थैंक यू नहीं कह पाया, लेकिन अब मैं तुम्हें थैंक यू कहता हूँ। वहीं दूसरी तरफ हिकारू की उस बंदे से फाइट चल रही थी और वो पहाड़ के नीचे गिर जाता है, लेकिन स्पाइडरमैन की तरह वापस से वो ऊपर उड़ता है और उस बंदे के पैर को वेब से पकड़कर उसे गोल गोल घुमाते हुए फेंक देता है। लेकिन वो बंदा इसी स्पीड का यूज करते हुए आयरन मैन की तरह चर्च की तरफ बढ़ने लग जाता है। एक मैसिव एक्सप्लोजन करने ही वाला था कि तभी अचानक से वो बग मास्टर की स्माइल देखता है और हकीकत में उसे रियलाइज होता है कि उस दिन बग मास्टर ने उससे उसकी जीने की वजह नहीं छीनी थी, बल्कि उसे एक पीसफुल जिंदगी जीने का मौका दिया था। और यही सडन चेंज की वजह से वो आसमान में जाता है और अपने सारे बॉडी पार्ट्स को अलग कर देता है और वो सारे बॉडी पार्ट एक्सप्लोड कर जाते हैं, जिससे कि आसमान में जितने भी बादल थे वो हट जाते हैं और इन दोनों को एक ब्यूटीफुल सनसेट देखने को मिलता है। और उसके बाद बग मास्टर और निडल मास्टर दोनों ही साकी का शुक्रिया अदा करते हैं हिकारू की मदद करने के लिए। तभी वहाँ पर हिकारू की एंट्री होती है, जो कि भाई साकी को अपने दोस्तों के साथ इतना चिल होते हुए देखकर काफी ज्यादा ही हैरान होता है और सोचता है कि लगता है कुछ गड़बड़ होने वाली है। फिर हम शाम की सीन देखते हैं जहाँ पर भाई बग मास्टर अपनी गर्लफ्रेंड को उठाकर उप्स या कहें अपनी वाइफ को उठाकर हवा में उड़ जाता है। यहाँ पर हमें लग रहा था कि भाई हिकारू की जिंदगी की हैप्पी एंडिंग होगी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक बंदा चाकू लेकर एक मास्टर को बेरहमी से मार देता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये बंदा एक मास्टर असैसिन है जो कि सभी मास्टर्स को मारने के मिशन पर निकला हुआ है और इसका अगला टारगेट और कोई नहीं हमारा हिकारू है। पर इधर हमारा हिकारू इन सभी चीजों से बेखबर होकर साकी से लड़की पटाने की ट्रिक्स सीख रहा था और वहीं एक लड़की उनके ऊपर नजर रख रही थी, जिसके बाद ये दोनों एक फोटो बूथ में फोटो खिंचवाने चले जाते हैं, जहाँ पर साकी तो भाई बहुत सारे पोजेस बना रही थी, लेकिन हमारा बंदा स्ट्रेट जनगण मन की पोजीशन में खड़ा हुआ था और नर्वस दिख रहा था। साकी उससे कहती है कि अरे यार चिल हो जा, अगर ऐसा ही रहा तो अगली डेट भी बेकार हो जाएगी। ये सुनकर हिकारू थोड़ा सा अच्छे पोज बनाने लग जाता है। फिर यहाँ पर साकी उससे मास्टर असैसिन के बारे में पूछती है, जो कि आए दिन बहुत सारे मास्टर्स को मारे जा रहा है। इस पर हिकारू भी कहता है कि हाँ मैंने इसके बारे में सुना है, वो बहुत सारे स्किल्ड मास्टर्स को मार रहा है, इसका मतलब वो बहुत खतरनाक हो सकता है। जिस पर साकी कहती है कि अगर ऐसा है तो तुम्हें भी थोड़ा सतर्क रहना चाहिए क्योंकि तुम भी तो एक मास्टर हो। इस पर हमारा बंदा बातों को पलटते हुए उससे कहता है कि चलो बहुत हो गया और वो लोग बाहर आ जाते हैं। तभी उनके सामने वही लड़की आ जाती है। हिकारू तुरंत ही चौकन्ना हो जाता है क्योंकि वो समझ जाता है कि ये भी एक मास्टर है, लेकिन वो लड़की उससे कहती है कि मुझे तुमसे बात करनी है। तो हिकारू मानता है, लेकिन उससे पहले वो शर्त रखती है कि वो हिकारू के साथ फोटो खिंचवाना चाहती है और भाई इस पर भी हिकारू मान जाता है और उसके साथ फोटो खिंचवाता है। जिसके बाद वो लोग कैफेटेरिया में बैठकर बात कर रहे होते हैं और सही में भाई इसकी हरकतों से हमें ये तो पता चल जाता है कि ये बहुत बड़ी सेल्फ ऑब्सेस्ड है, क्योंकि वो हिकारू से कहती है कि चलो बताओ मुझ जैसी ब्यूटीफुल लड़की के साथ फोटो खिंचवा कर कैसा लगा। ये सुनते इन दोनों का रिएक्शन होता है क्या, और फिर पागल समझकर इससे वहाँ से निकलने लग जाते हैं। जिस पर वो लड़की कहती है कि अरे अरे रुको, और फिर वो अपना नाम बताती है और इसका नाम था किमी और वो हिकारू को इसीलिए ढूंढ रही थी ताकि वो हिकारू को हायर कर सके अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि उसे लग रहा था कि अगली टारगेट वो मास्टर किलर की ये खुद होने वाली है। ये सुनते ही साकी हिकारू को लेकर वहाँ से जाने लगती है और कहती है कि जब तुम खुद मास्टर हो तो तुम खुद ही क्यों नहीं अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेती। इस पर किमी कहती है कि मुझे लड़ना नहीं आता, तभी तो मैं तुम्हारे पास आई हूँ, और ये कहकर रोने लग जाती है। इस पर हिकारू कहता है कि हमें एक बार इसकी बात सुननी चाहिए। अगर एक मास्टर दूसरे मास्टर से मदद मांग रहा है इसका मतलब जरूर कोई बहुत बड़े खतरा है। और ये कहते हुए वो किमी का नाम ले लेता है। अब हिकारू के मुंह से अपना नाम सुनकर किमी का भाई दिल की धड़कनें रुक जाती है और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। पर हमारा बंदा तुरंत ही उसे गोद में उठा लेता है और इस पॉइंट पर किमी के दिल में लड्डू फूट रहे थे और वो कहती है कि वाह मास्टर हिकारू ने मुझे गोद में उठा लिया और वो मुझे बचाने के लिए राजी भी हो गए, ये ज्यादा कितने अच्छे हैं। और भाई वो इस समय इतनी ज्यादा ही खुश हो जाती है कि वो हिकारू को तुरंत ही हग कर लेती है और चिल्लाते हुए कहती है कि अब मास्टर असैसिन तू मुझे नहीं मार पाएगा। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग बैठकर शांति से बात करते हैं, जहाँ पर साकी उससे पूछती है कि तुम मास्टर तो हो लेकिन किस चीज की मास्टर हो। जिस पर किमी अपने मुंह से कुछ आवाज निकालती है और उसके पास एक छोटा सा प्यारा सा हैमस्टर आ जाता है और वो बताती है कि हकीकत में वो एक हैमस्टर मास्टर है और वो बताती है कि इसी हैमस्टर ने तुम्हें ढूंढने में मेरी मदद की थी और ये मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। ये देखकर हिकारू समझ जाता है कि किमी बीस्ट क्लैन से बिलोंग करती है और वैसे भी बीस्ट क्लैन वाले फाइटिंग में ज्यादा अच्छे नहीं होते हैं, तो वो उसकी हेल्प करने के लिए मान भी जाता है। ये सुनते ही किमी वापस से काफी एक्साइटेड होकर हमारे बंदे को गले से लगा लेती है। हमारा बंदा साकी से पूछता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए, जिस पर वो ऐसे ही कह देती है कि मुझे नहीं मालूम,
फिर हम देखते हैं कि अगले दिन ये दोनों वापस से किमी से मिलते हैं और किमी इन लोगों को अपने ग्रुप से मिलाने ले जाती है। किमी को देखकर साकी को भाई अच्छा लगता है क्योंकि ये भी मास्टर और अपना बंदा भी मास्टर है, तो इन दोनों की जोड़ी अच्छी जमेगी, तो वो काफी ज्यादा ही खुश होती है। और इतनी ही बातचीत में वो लोग उनके हेडक्वार्टर तक पहुंच जाते हैं, जहां पर धीरे धीरे कर किमी उन लोगों को सभी से इंट्रोड्यूस कराने लगती है। लेकिन वो लोग ये देखकर हैरान थे कि वो सभी मास्टर मारे जा चुके हैं, बस उनके पेट्स जिंदा हैं। और भाई उनको मारने वाला असैसिन वहीं पर था। हिकारू तुरंत ही इन दोनों से वहां से भागने के लिए कहता है, लेकिन जब तक वो कुछ रिएक्ट कर पाता उससे पहले ही वो असैसिन हिकारू के ऊपर अटैक कर देता है और उसे बुरी तरीके से घायल कर देता है। हिकारू को समझ पाता उससे पहले ही असैसिन उसके ऊपर अपनी नाइफ से स्लैश करता है, लेकिन हमारा बंदा तुरंत ही उसे डॉज करता है। पर भाई पीछे जो बिल्डिंग थी वो आधी कट जाती है। ये देखकर हिकारू काफी ज्यादा ही हैरान होता है कि इस असैसिन ने एक छोटी सी नाइफ से इतना बड़ा डैमेज कर दिया। उसे भी समझ आ जाता है कि भाई इससे फाइट करने के लिए उसे अपनी फुल पावर का यूज करना ही पड़ेगा। तो वो डायरेक्ट ही 2 टॉक्सिन्स निकालता है और अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर लेता है। एक टॉक्सिन्स उसकी विजन को बढ़ाने वाला होता है और दूसरा उसकी मसल को बढ़ाने वाला। उतने में ये असैसिन उसके ऊपर अटैक कर देता है, पर हमारा बंदा इस बार इजीली उसके अटैक को डॉज करता है, उसे हवा में उछालता है और मुक्कों की बरसात कर दूर फेंक देता है। लेकिन तभी वो देखता है कि असैसिन ने अपने आप को बचा लिया था और उस पॉइंट पर वो किसी से कॉल पर बात कर रहा था, जहां पर वो लड़का हमारे असैसिन को बताता है कि पॉइजन क्लैन का वारिस अब एक बॉडीगार्ड की नौकरी करने लग गया है। ये सुनकर असैसिन को पहले तो विश्वास नहीं होता, क्योंकि 5 ग्रेट क्लैंस में से एक छोटी मोटी नौकरी क्यों करेगा। लेकिन इतने में उसे ये भी समझ आ जाता है कि ये बंदा भाई उसके लिए काफी बड़ा खतरा हो सकता है, तो उसे खत्म इसे करना ही होगा। इतने में ही हिकारू उसके ऊपर अटैक करता है, पर असैसिन अपने हाथ में जो बोर्ड लिए थे वो हिकारू के ऊपर उल्टा अटैक कर देता है, जिससे बचने के लिए हिकारू को पीछे हटना पड़ता है। लेकिन असैसिन नहीं हटता है और उसी बोर्ड से हिकारू के ऊपर अटैक करने लगता है, जिससे बचने के लिए हिकारू एक टॉक्सिन का यूज कर उस बोर्ड के टुकड़े टुकड़े कर देता है, पर असैसिन उसको एक जोरदार लात मारकर दूर फेंक देता है। ये देखकर हमारा बंदा काफी ज्यादा ही हैरान था कि उसने 2 टॉक्सिन लिए हुए हैं, लेकिन फिर भी वो असैसिन के मूवमेंट्स को भाई अच्छे से देख नहीं पा रहा है। इधर असैसिन उस बोर्ड को वापस से इकट्ठा करता है और फिर वो एनिमल से पूछता है, तुम ठीक हो ना। इस पर एनिमल्स ये देखकर हैरान थे कि ये उनकी भाषा समझ पा रहा है और उससे पूछता है कि आखिर तुम हमारी इतनी चिंता क्यों कर रहे हो, जिस पर वो कहता है कि तुमने कुछ गलत नहीं किया है, इसीलिए मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगा। हिकारू भाई यहाँ पर ये देखकर हैरान था कि ये बंदा इतना ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकता है। तो वो उससे पूछता है कि तुम आखिर कौन से क्लैन से हो, जिस पर असैसिन कहता है कि मैं किसी भी क्लैन से नहीं हूँ। हिकारू को पर उस पर विश्वास नहीं होता है, तो असैसिन बताता है कि भाई तू मरने वाला है तो मैं तुझसे झूठ क्यों बोलूंगा। इस पर भाई हमारा बंदा समझ जाता है कि ये एक म्यूटन है, जो कि भाई 2 अलग क्लैंस के बॉन्ड से बनता है, और इस पागल ने 2 मिनट में ही उन सभी मास्टर्स को सरपास कर दिया है। तो हमारा बंदा अपना तीसरा टॉक्सिन निकालता है और तुरंत ही उसे इंजेक्ट करता है। अब पहली बार इसने तीसरे टॉक्सिन का यूज किया था, लेकिन इसकी बॉडी उस टॉक्सिन को झेल नहीं पाती है और वो वहीं पर गिर जाता है। असैसिन कहता है कि अब तुम्हारे पाप का घड़ा भर चुका है, अब तुम्हें मरना होगा, और वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन किमी का हैंगस्टर बीच में आकर उसे रोकने लग जाता है और किमी कहती है कि तुम इसे ऐसे नहीं मार सकते। असैसिन कहता है कि अगर तुम इसे बचाने के लिए बीच में आई तो मुझे फालतू में तुम्हें भी मारना होगा, जिस पर किमी कहती है कि मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, और ये कहकर वो अपने सारे हैमस्टर्स को बुला लेती है और उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो सभी हैमस्टर मिलकर एक कॉन्स्टलेशन बनाते हैं बस। इस पर असैसिन ध्यान न देकर हिकारू को उठाकर वहां से जाने लगता है। किमी उसे रोकती है और कहती है कहाँ ले जा रहे हो। तो वो बताता है कि मैं इसे डॉक्टर के पास ले जा रहा हूँ। अब उसका इतनी जल्दी हृदय परिवर्तन होता हुआ देखकर ये लोग हैरान थे और उससे पूछते हैं कि क्या। तो वो बोलता है कि हाँ, मैं समझ चुका हूँ कि ये जो बंदा है ये बुरा आदमी नहीं है, मैं बस उन्हीं मास्टर्स को मार रहा हूँ जो कि बुरे हैं और मेरे रास्ते में आ रहे हैं। ये सुनकर हिकारू से कहता है कि ठीक है, मुझे यहीं छोड़ दो और फिर मुझे सब कुछ बताओ। हम देखते हैं कि हिकारू एक मशीन के जरिए अपने अंदर ब्लड इंजेक्ट कर रहा होता है और यहाँ पर वो बंदा उन्हें सब कुछ बता रहा होता है कि उसका नाम पीच है और उसका मकसद हकीकत में बीस्ट क्लैन को पूरी तरीके से खत्म करना है, क्योंकि उसे एक इन्फॉर्मेशन मिली है कि बीस्ट क्लैन वाले कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं जिससे कि बाकी सभी लोगों को बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। इसीलिए इसका मानना है कि अगर ये बीस्ट क्लैन वालों को खत्म कर देगा तो वो खतरा कभी आएगा ही नहीं। वो बताता है कि वो बस अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक कैफे खोलना चाहता है, जिसके लिए वो ये सब कर रहा है ताकि कोई और मुसीबत ना आए। फिर वो हिकारू से बीस्ट क्लैन के बारे में पूछता है, क्योंकि हिकारू 5 टॉप ग्रेट फैमिलीज में से आता है, लेकिन हिकारू मना कर देता है कि उसे उसके बारे में कुछ नहीं मालूम है। ग्रेट फैमिली होने के बावजूद भी ये लोग आपस में बात नहीं करते हैं। तो फिर वो किमी से पूछता है, लेकिन किमी भी मना कर देती है क्योंकि वो एक ब्रांच फैमिली की है और वो कभी भी मेन फैमिली से मिली नहीं है। और फिर वो अपने कॉलर के बारे में बताने लगती है, लेकिन जैसे ही
वो कुछ कह पाती उससे पहले ही अचानक से वो कॉलर टाइट हो जाता है और किमी जमीन पर गिर पड़ती है। हिकारू तुरंत ही उस कॉलर को हटाने के लिए बढ़ता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक बैट आता है और कहता है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो ये नहीं करता। उसे बोलता हुआ देखकर ये लोग हैरान हो जाते हैं और समझ जाते हैं कि ये मेन बीस्ट क्लैन से है। फिर बैट बताने लगता है कि ये कॉलर स्पेशली इन लोगों के लिए बनाया गया है ताकि अगर ये कुछ भी इंफॉर्मेशन लीक करते हैं तो ये कॉलर इनकी जान ले ले। और अब कीमी के पास सिर्फ 3 दिन बचे हुए हैं और उसके बाद वो मारी जाएगी। हिकारू कहता है ऐसा तुम क्यों कर रहे हो? तो वो कहता है कि इसके बारे में तुम मेरे घर आकर पता कर लो। बीस्ट क्लैन का होम टाउन लोगो एनिमल किंगडम, आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। और इसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग एक शिप लेकर निकल जाते हैं उस आइलैंड के लिए। आइलैंड के पास पहुंचते ही किमी उन लोगों से कहती है कि चलो यहाँ से तुम्हारा सफर खत्म होता है, मेरा सफर स्टार्ट होता है, तुम लोग यहाँ से जाओ, मैं इन्हें देख लूंगी। लेकिन हमारा बंदा कहता है कि ऐसे कैसे, मैंने पूरा कॉन्ट्रैक्ट लिया है तो अब मैं अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा करके जाऊंगा। इतने में ही पीच की आंखें खुल जाती हैं और साकी भी अपनी बोट को आइलैंड के थोड़ी दूर ही रोक देती है। हिकारू और किमी एक छोटी सी बोट लेकर वहां से निकलने लगते हैं, लेकिन तभी उनकी बोट के नीचे भाई एक बहुत बड़ा स्क्विड आ जाता है जिससे कि किमी का बैलेंस बिगड़ने लगता है और वो शिप से नीचे गिरने लगती है। पर तभी एक ईगल आकर उसे पकड़ लेती है और वहां से उड़ाते हुए ले जाती है। ये देखकर हिकारू भी तुरंत ही एक्टिव हो जाता है और एक पोशन लगाता है अपने, जिससे कि उसकी स्पीड इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि भाई वो पानी में चलने लग जाता है। और इधर हम देखते हैं कि वो स्क्विड पानी से बाहर निकलकर साकी के ऊपर अपनी इंक से अटैक करता है, लेकिन पीच बीच में आकर उस इंक को अपनी छोटी सी चाकू से काट देता है। और बंदा यहाँ पर भी नहीं रुकता, इतने बड़े स्क्विड को देखकर उसके मुंह में पानी आता है और वो यूट्यूब पे चेक करने लगता है कि आखिर इतने बड़े स्क्विड को अच्छी तरीके से कैसे काटा जाए। खैर भाई यूट्यूब पे यहाँ पर जैसे जैसे बताया जा रहा था हमारा बंदा वैसा ही करता है और सबसे पहले उस स्क्विड के टेंटिकल्स को काट देता है और कहता है कि वाह, टेंटिकल्स का कीमा, मजा आ जाएगा। और फिर उस वीडियो में दिखाया जाता है कि उसके सर को कैसे काटा जाए और फिर भाई पलक झपकते ही पीच उसके सर के टुकड़े टुकड़े कर देता है। ये देखकर साकी तो काफी ज्यादा ही हैरान हो जाती है कि भाई क्या बंदा है ये। देन हमारा बंदा भी लाइक जलवा है हमारा। इधर दूसरी तरफ वो बाज किमी को अपने मास्टर के पास लेके आ जाता है और हमारा बंदा भी वहां पर पहुंच जाता है। ईगल मास्टर उसे अपना नाम कोटा बताता है। कोटा, और कुछ मत समझना, कोटा ही बोला है। खैर हिकारू उसके अजीबोगरीब नाम को सुनकर ये तो समझ जाता है कि ये बंदा बीस्ट मास्टर तो नहीं है और उससे कहता है कि आखिर तुमने इसे क्यों पकड़ के रखा है, छोड़ दो। जिस पर वो बताता है कि मुझे इसके अच्छे खासे रुपए मिल रहे हैं तो मैं इसे पकड़ के रखूंगा। और ये कहकर हिकारू के ऊपर वो अपने बर्ड्स से अटैक कर देता है। हिकारू तुरंत ही एक टॉक्सिन अपनी बॉडी में इंजेक्ट करता है और उन बर्ड्स से बचते हुए उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन गोटा एक बेसबॉल प्लेयर की तरह उसको शॉट मारता है जो कि बड़ा गंदा होता है यार। और वो शॉट खाकर हमारा बंदा समझ जाता है कि ये छोटा मोटा मास्टर तो नहीं है। और इधर कोटा भाई बहुत ज्यादा ही खुश हो रहा होता है बिग फैमिली में से एक को मार कर और सोचता है कि ये तो काफी ज्यादा ही कमजोर है, अगर मैंने इसे खत्म कर दिया तो मेरा तो नाम हो जाएगा और मैं बहुत ज्यादा ही पैसे कमाऊंगा। और यही सोच सोच के भाई वो फुल स्ट्रेटेजी बना लेता है अपनी। इधर हमारा बंदा भाई उन बर्ड्स से बचने की कोशिश कर रहा होता है। ये सब देखकर बीस्ट मास्टर की जो असिस्टेंट होती है वो उससे कहती है कि मुझे नहीं लगता कि पॉइजन मास्टर इसके सामने टिक पाएगा, ये तो काफी कमजोर है। जिस पर बीस्ट मास्टर कहता है कि अरे तुम लगता है समझ नहीं पा रही हो, तुम्हें पता है पॉइजन क्लैन अपने ट्रैप्स और ट्रिक्स के लिए ही जाने जाते हैं, तो मुझे पता है कि हिकारू के पास कोई ना कोई प्लान तो जरूर होगा। और इधर ऐसा होता भी है, हिकारू एक पॉइजन गैस चारों तरफ फैला देता है जिससे बचने के लिए कोटा अपनी नाक बंद कर लेता है और सोचने लगता है कि अब उसे क्या करना चाहिए, लेकिन वो कुछ समझ पाता उससे पहले हिकारू उसके मुंह पर जोरदार पंच मार देता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है जिसे कि कोटा पॉइजनस गैस समझ रहा था वो तो सिर्फ एक फ्रेगनेंस गैस थी जो कि कोटा का ध्यान भटकाने के लिए थी। कोटा यहाँ पर ऑलमोस्ट हार मान लेता है। हमारा बंदा उससे एक सवाल पूछने वाला था, लेकिन बिना सवाल सुने ही कोटा उसे बताता है कि बीस्ट क्लैन का हेडक्वार्टर माउंटेन की पीक पर है और जहाँ पर पहुंचना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है। हिकारू फिर पूछता है कि वहाँ पर कितने एनिमी हो सकते हैं, जिसे कोटा बताने के लिए साफ मना कर देता है। लेकिन अब उसका इतना बड़बोला नेचर था कि वो बोलने लग जाता है। बीस्ट मास्टर ने वहाँ पर सारे ब्रांच क्लैन को इकट्ठा किया है और इसी के साथ साथ वो कॉलर का राज भी बताने लगता है, लेकिन कॉलर अचानक से टाइट हो जाता है और उसमें से बीस्ट मास्टर की आवाज आती है। तुमसे फिर से मिलकर अच्छा लगा हिकारू, मुझे तुम्हारे बारे में पता चला है कि तुम अब भारे के टट्टू बन चुके हो, क्या ये बात सच है या तुम कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो? हिकारू कहता है ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस जल्दी से शादी करना चाहता हूँ। ये सुनते ही बीस्ट मास्टर हंसने लग जाता है कि वाह वाह वाह, अब मैं समझा, तुम इस लड़की के साथ इसीलिए हो ताकि तुम इसे इम्प्रेस कर इससे शादी कर सको। वाह, ये मत करो,
वरना तुम्हारी पूरी ब्लड लाइन बेकार हो जाएगी। हिकारू कहता है कि अपना मुंह बंद रखो। इधर दूसरी तरफ बोर्ड के पास भाई एक छोटा सा रोबोट आता है जिसे देखकर पीछे अलर्ट हो जाता है, लेकिन तभी वो रोबोट ब्लास्ट कर जाता है और इधर हमारे बंदे का ध्यान भटक जाता है। उतने में ही गोटा उसके ऊपर वापस से अटैक कर देता है, लेकिन इस बार वो अपनी फाइटिंग स्टाइल में स्पीयर मास्टर की अटैक्स यूज करता है। ये देखकर हिकारू थोड़ा सा हैरान था क्योंकि कोई और मास्टर किसी और मास्टर की टेक्निक को यूज नहीं कर सकता है। तभी हमें पता चलता है कि बीस्ट मास्टर ने क्रॉस सेजुलेशन किया है जिससे कि वो दो क्लैंस की पावर्स को आपस में कंबाइन कर सकता है और इस पॉइंट पर भी उसने बर्ड मास्टर और स्पीयर मास्टर की पावर्स को कंबाइन कर दिया है, जिससे कि कोटा के अंदर काफी ज्यादा ताकत आ चुकी है। वो अपने बर्ड्स को कंबाइन कर एक बैट बना लेता है और हिकारू को मारने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक से वो सारे पक्षी बिखर जाते हैं। ये देखकर कोटा को समझ नहीं आता कि अचानक से ये क्या हो गया। तभी हमारा बंदा रिवील करता है कि उसकी बॉडी में बहुत ज्यादा ही पॉइजन है और इन बर्ड ने जब इसके ऊपर अटैक किया तो सारा ब्लड इनके बॉडी में भी लग गया और अब धीरे धीरे कर ये पैरालाइज हो रही हैं। ये सुनते ही कोटा बौखला जाता है और वापस से उसके ऊपर अटैक करता है, पर हमारा बंदा उसका सर पकड़ता है और जमीन पर कस के मार देता है, जिससे कि भाई कोटा चारों खाने चित हो जाता है। थोड़ी देर में कुरुमी की भी आंखें खुल जाती हैं। तभी हम देखते हैं कि हिकारू सभी बर्ड्स को एंटीडोट लगा रहा होता है। ये देखकर कोटा उससे पूछता है कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, मतलब उसे बचाने की कोशिश क्यों कर रहे हो, जिस पर वो कहता है कि इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, मुझे पता है कि तुम भी बीस्ट मास्टर की गुलामी कर रहे हो, तुम्हें भी फ्री रहने का हक है इसीलिए। और ये चीज हमारे भैया कोटा को काफी अच्छी तरीके से समझ आ जाती है और वो उससे कहता है कि ठीक है, अगली बार मैं तुमसे मिलूंगा तो जरूर ताकतवर बनूंगा। और ये कहकर वो हार मान लेता है, लेकिन भाई बीस्ट मास्टर तुरंत ही उसे वहीं पर मार देता है और कहता है मुझे फेलियर्स की जरूरत नहीं, जो मेरे लिए हारेंगे वो मरेंगे। और वो ऐसे करते हुए हमारे बंदे को भी धमकी देता है कि ऐसे ही मैं किमी को भी मार सकता हूँ, और तुम इस कॉलर के राज को जानना चाहते थे ना, तो जल्दी से मुझसे मिलो आकर, क्योंकि इस कॉलर को खोलने के लिए मेरे ब्लड की जरूरत पड़ेगी। तो आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि भाई साकी ने पीच को बचा लिया होता है और वो बीच के पास आ जाते हैं, लेकिन तभी उन्हें अजीब सा पोलर बियर दिखता है जो कि भाई साकी के सामने मार्शल आर्ट की टेक्निक करने लग जाता है और उसके फॉर्म्स को देखकर हमारी बंदी को काफी ज्यादा ही अच्छा लगता है और वो उसे चेयर अप करने लग जाती है, जो देखकर वो बियर भी मोटिवेट हो जाता है और उसके ऊपर भाई और ज्यादा ही मूव दिखाने लग जाता है, जिस पर हमारी बंदी कहती है ठीक है और वो वहां से निकलने लग जाती है। लेकिन फिर बियर को समझ आता है कि उसे तो इसे पकड़ना है और वो इसका पीछा करने लग जाता है। हमारी बंदी जैसे तैसे बचते हुए भैया एक जगह पर पहुंच जाती है पीच को लेकर, लेकिन वो बियर वहां पर भी पहुंच जाता है और उनके ऊपर अटैक करने ही वाला था कि तभी हमारे पीच की आंखें खुल जाती हैं और वो एक ही झटके में उस बेयर की गर्दन काट देता है। लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि उसकी गर्दन पर एक लीच लगी है जो कि भाई ब्लड सक कर रही है। वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही वो बेयर उसके ब्लीच को निकालता है और वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक से हम देखते हैं कि वो बेयर की बॉडी में से एक लड़की निकलती है जो कि हकीकत में बीस्ट मास्टर की सर्वेंट थी, जो कि बीस्ट मास्टर के लिए पीच का ब्लड इकट्ठा करने आई थी, जो कि भाई बीस्ट मास्टर को वो दे देती है और उसके पास अब हिकारू और पीच दोनों का ही ब्लड था, जिन्हें पाकर वो काफी ज्यादा ही खुश था। हिकारू का ब्लड क्रॉस सेजिनेशन में आने वाले एरर्स को कम करता और पीच का ब्लड बैलेंस बना सकता था, इसीलिए उनके ब्लड की उसे जरूरत थी। वो कहता है कि चलो अब इन सबको खत्म किया जाए। इधर हम देखते हैं कि कुरुमी और हमारा बंदा एक केव में आ जाते हैं और वो यहाँ पर यही सोच रहा होता है कि उसे जल्द से जल्द बीस्ट मास्टर को हराना पड़ेगा, वरना वो किमी को मार देगा। वो ये सोचते हुए बीस्ट मास्टर को पकड़ने के लिए निकल जाता है, लेकिन किमी अपने हैमस्टर की मदद से उसे रोकती है और अपने गोद में लिटा लेती है। हमारा बंदा रिसिस्ट करता है वहां से हटने की, लेकिन वो कहती है कि मुझे भी कुछ करने दो, और फिर वो कहने लगती है कि तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया, अगर मैं ताकतवर होती तो मैं भी तुम्हारी मदद कर पाती। और ये कहते हुए वो रोने लग जाती है, जिस पर हमारा बंदा उसे शांत करता है और कहता है कि नहीं, तुम भी ताकतवर हो, मैंने देखा है तुम्हें, चलो किमी साथ में बीस्ट मास्टर को हराते हैं। अब हिकारू के मुंह से ये सुनकर किमी फुल जोश में आ जाती है और अपनी मॉडिफाइड ब्लड लाइन टेक्निक का यूज कर पूरे आइलैंड का एक मैप बना लेती है और एक धांसू सा प्लान बनाती है बीस्ट मास्टर के हाइडआउट तक पहुंचने का। ये देखकर भाई हमारा हिकारू काफी ज्यादा ही हैरान होता है। फिर हमारी बंदी क्या करती है, हिकारू के लिए अपना स्पेशल खाना बनाती है, लेकिन हिकारू खाना खाने से मना कर देता है, क्योंकि जैसा आप लोगों को पता है कि हिकारू को बचपन से ही अकेला खाना खाना सिखाया गया था, तो उसे लगता था कि भाई सब लोग उसके लिए पॉइजन मिला के देंगे, तो वो इस पर भी मना कर देता है। लेकिन किमी ठहरी किमी, वो जबरदस्ती उसके मुंह में चम्मच ठूस देती है और भाई हमारे बंदे को उसका खाना काफी ज्यादा ही अच्छा लगता है लिटरली में। किमी बताती है कि बचपन में उसका बड़ा भाई उसके लिए यही डिश बनाया करता था, इसीलिए ये डिश उसके लिए काफी ज्यादा ही स्पेशल है। और ये कहते हुए वो थोड़ी सी इमोशनल भी हो जाती है। हमारा बंदा उससे कहता है कि सच में ये डिश काफी ज्यादा ही अच्छी है। ये सुनकर भाई किमी वापस से खुश हो जाती है और थोड़ी देर बहुत ज्यादा ही बात करने के बाद ये लोग आराम से सो जाते हैं। आधी रात में अचानक से हिकारू को कुछ और मास्टर्स की प्रेजेंस महसूस होती है और वो तुरंत
तुरंत ही केव के बाहर जाता है जहाँ पर वो कोआला मास्टर की आर्मीज को देखता है। और भाई ये बंदे इतने ज्यादा कॉन्फिडेंस में होते हैं, उन्हें लग रहा होता है कि वो हिकारू को आराम से हरा देंगे, लेकिन हिकारू ठहरा हिकारू, वो 5 सेकंड में इन लोगों को धूल चटा देता है। लेकिन सडन उसे रियलाइज होता है कि किमी अकेले है और वो जाता है तो देखता है किमी नहीं है, लेकिन वहाँ पर बीस्ट मास्टर जरूर है। वो उससे पूछता है कि आखिर किमी कहाँ है। बीस्ट मास्टर कहता है कि मैंने तो उसे मार दिया। ये सुनकर हिकारू हैरान हो जाता है और उसके ऐसे चेहरे को देखकर बीस्ट मास्टर हंसने लगता है और कहता है कि अरे कितने फनी लगते हो तुम, मैंने उसे नहीं मारा है, लेकिन हकीकत में मुझे उसकी नहीं तुम्हारी जरूरत है। और हमें यहाँ पर पता चलता है कि उसे भाई हिकारू के ब्लड की जरूरत है ताकि वो अपने एक्सपेरिमेंट को परफेक्ट तरीके से कर पाए, क्योंकि हमारे बंदे का ब्लड काफी ज्यादा ही मॉडिफाइड है और उसी की मदद से वो 2 इनकम्पेटेबल जीन्स को आपस में मिक्स कर एक पावरफुल मास्टर क्रिएट कर सकता है। उतने में ही हमारा बंदा अपने आप को बहुत सारे स्नेक मास्टर से घिरा पाता है और उसे समझ नहीं आ रहा होता है। यहाँ पर बीस्ट मास्टर भी उसे बाय कहकर वहां से निकल जाता है। इधर दूसरी तरफ हम फाइनली किमी को देखते हैं जो कि अपने आप को केज में पाती है, जहां पर वो अकेले नहीं थे, वहां पर और भी बीस्ट क्लैन के मेंबर्स थे जिनकी बहुत बुरी हालत हो रखी थी। हमारी बंदी जैसे तैसे कर उठने की कोशिश करती है और अपने हैमस्टर को एक वेंट से भेज देती है ताकि वो किसी को अलर्ट कर सके। वहीं दूसरी तरफ हिकारू 100 मास्टर से एक साथ फाइट कर रहा होता है और बीस्ट मास्टर उसे देख रहा था। वो कहता है कि मुझे पता है कि हिकारू इन सबको इजीली हरा देगा, लेकिन इतने सारे मास्टर्स को एक साथ हराना बहुत मुश्किल होगा। हर मास्टर की एक लिमिट होती है और हिकारू की भी लिमिट आएगी। और हम देखते भी हैं कि भाई हिकारू धीरे धीरे कर थकने लग गया था, वो मार खाने लग गया था। इधर बीस्ट मास्टर को भी लगने लग गया था कि भाई हिकारू का अंत आ चुका है, क्योंकि सभी लोगों ने उसे बुरी तरीके से घेर लिया था। लेकिन अचानक से हिकारू के नीचे बहुत सारा पानी आता है और ब्लास्ट होता है और वहां पर एंट्री होती है भाई यूसिनो द वाटर मास्टर। वो यहाँ पर हिकारू से कहती है कि ये मत सोचो कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, मुझे साकी ने हायर किया है इसलिए मैं यहाँ पर हूँ। और फिर वो उससे पूछती है कि आखिर तुमने इस जॉब के लिए कितने रुपए लिए हैं। तो हमारा बंदा बताता है कि पर डे के 10,000। ये सुनकर वो और ज्यादा हैरान कि क्या पागल हो गए हो क्या, इतने कम कौन लेता है। खैर हटाओ, फाइट करते हैं। और फिर हम देखते हैं वो दोनों मिलकर उन सभी से फाइट करने लगते हैं, लेकिन अब वो लोग तो ठहरे बहुत ज्यादा ही, तो इन लोगों की हालत भी टाइट होने लगती है। तो हमारा बंदा डिसाइड करता है कि अब उसे इन सबको एक ही बार में खत्म करना होगा। तो वो तुरंत ही एक पॉइजनस गैस बनाता है और चारों तरफ फैला देता है और यूशिनो एयर में मॉइस्चर का यूज कर उन सभी पॉइजन्स को उन सभी मास्टर्स की बॉडी के अंदर डालने लग जाती है, जिससे कि भाई एक साथ वो सारे के सारे वहीं पर खत्म हो जाते हैं और वाटर मास्टर का मिशन भी कंप्लीट हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम पीच और साकी को देखते हैं जो कि राइनो के ऊपर बैठकर इन लोगों से बचते हुए फिर रहे थे, जहाँ पर पीच कहता है कि मुझे इन सबको खत्म करना होगा ताकि मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आराम से कैफे खोल सकूं। और भाई वो यहाँ पर चिल तरीके से राइनो चला रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ हम वापस से किमी को देखते हैं जिसके भाई गले का पट्टा काफी कस के बंध चुका था और ऐसा लग रहा था कि ऑलमोस्ट अब वो मरने वाली है। और इसी पॉइंट उसे अपना एक फ्लैशबैक याद आता है जहाँ पर बीस्ट क्लैन वालों ने उसे पकड़ लिया था और ऑलमोस्ट उसे मारने ही वाले थे, लेकिन तभी वहाँ पर यंग हिकारू आता है जो कि चुटकियों में उन सभी को खत्म कर देता है और जाने अनजाने किमी को बचा लेता है। और उसी दिन से किमी हमारे हिकारू की बहुत बड़ी फैन बन जाती है और वो याद करती है कि जब पहली बार हिकारू ने उसका नाम लिया था तो उसे काफी ज्यादा ही अच्छा लगा था। और वो कहती है कि हिकारू को मुझ पर भरोसा है, मुझे वापस से उठना होगा। और इसी मोटिवेशन के साथ वो वापस से दर्द सहते हुए उठती है और अपने हैमस्टर को बुलाकर अपनी मॉडिफाइड ब्लड लाइन टेक्निक चैन कम्युनिकेशन से एक साथ सभी क्लैंस वालों से बात करने लग जाती है और उनसे कहती है कि हमें यहाँ से निकलना होगा। और इसी के साथ इस एनिमे का यहीं पर एंड होता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, लाइक सब्सक्राइब घंटा दबाए हमारी फैमिली में हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।